नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज बहुत सारी खबरों की बात करेंगे। बिहार में चुनाव का बिगुल लगभग बज चुका है और वहां अब क्या क्या बयानबाजियां हो रही हैं, किस खेमे में क्या तैयारियां हो रही हैं, नए सर्वे क्या बता रहे हैं, किसको आगे और किसको पीछे दिखा रहे हैं, ये सारी बातें होंगी आज। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति में कथावाचकों की एंट्री और अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और उन पर एक बयान से वार किया अखिलेश यादव ने, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। महाराष्ट्र में महायुति सरकार को अपने कदम क्यों पीछे खींचने पड़े शिक्षा विवाद में, और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने की आहट से क्या एकनाथ शिंदे परेशान हो गए हैं, इसकी बात भी होगी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की भी हम लोग बात करेंगे। ईरान क्या दोबारा से अब न्यूक्लियर बम बनाने के लिए अपने बचे कुचे यूरेनियम को बचाने की तैयारी में है? क्या अमेरिका एक बार फिर ईरान के ऊपर हमला कर सकता है? ईरान के एक आयतुल्ला ने आखिर नेतन्याहू और ट्रंप के ऊपर फतवा क्यों निकाला, इसकी बात भी होगी। आसिम मुनीर क्यों कह रहा है कि मैं आतंकवाद खत्म करने वाला था, उससे पहले भारत ने हमला कर दिया, इसकी बात भी। ये सारी खबरें आज कहानी कुर्सी की में होंगी और मेहमानों के साथ उस पर बात होगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब और कोमोडोर एस बैल हमारे मेहमान आज। बहुत स्वागत सर आप सभी का। बिहार से शुरुआत करते हैं व्यूअर्स। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले अब शोर जो चल रहा है वो है शरिया का शोर। आपको मालूम है पटना में कल एक बहुत बड़ा जलसा किया गया था गांधी मैदान में, जिसको इमारते शरिया नाम की एक संस्था ने आयोजित किया था। और इस जलसे में आरजेडी के तेजस्वी यादव शामिल हुए थे, कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद, इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद, ये सारे लोग यहां मौजूद थे। यहां राहुल गांधी का एक लिखा हुआ भाषण भी पढ़ा गया था। पप्पू यादव भी मंच पर दिखाई दिए थे। मदनी आए नहीं थे लेकिन उन्होंने अपने नुमाइंदे को यहां भेजा था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान भी इस जलसे के अंदर मौजूद थे इस मंच पर, लेकिन इनके अलावा किसी और पार्टी का, यानी खास तौर पर सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति यहां पर नहीं था, क्योंकि ये रैली थी उनके खिलाफ। अब ये सारे नेता एक मंच पर जुटे तो बात क्या हुई? बिहार चुनाव से पहले माना जा रहा है कि मुस्लिम वोटों की ताकत का डर एनडीए को दिखाना ही इस कार्यक्रम का एक मेन मकसद था। कार्यक्रम में वक्फ बिल से लेकर वोटर लिस्ट तक तमाम मुद्दों पर बातें की गई, मुस्लिम एकता के नारे लगाए गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार आएगी तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर लिस्ट विवाद पर जोर देकर के कहा कि नई वाली लिस्ट में जिनका नाम नहीं आएगा उनको नौकरी भी नहीं मिलेगी। अब ये सारी बातें, इनमें से बहुत कुछ कल हो गया था, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी ने आज रिएक्ट किया है और बीजेपी ने कहा कि यह आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये समाजवादी जितनी पार्टियां हैं, नमाजवाद ही इनका समाजवाद है। अब इस बयान का मतलब क्या? आखिर बिहार में क्या एक ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है और ये कोशिश की शुरुआत किसने की है? इसका इल्जाम विपक्ष पर, आरजेडी कांग्रेस पर लगाया जाए या फिर बीजेपी पर इसका ठीकरा फोड़ा जाए? आज बीजेपी की तरफ से बात करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने जब ये बात कही कि ये आरजेडी और समाजवादी पार्टी का समाजवाद दरअसल इनका समाजवाद नहीं है बल्कि नमाजवाद है, उसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि 50 साल अभी इमरजेंसी को पूरे हुए हैं और अगर एक हजारों लोगों की सभा में नारे लगाए जाते हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो केंद्र की पार्लियामेंट की तरफ से बनाए गए कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, तो फिर ये इमरजेंसी के ही नए दौर की आहट नहीं है तो क्या है? लेकिन अब वो दौर कभी लौटकर दोबारा नहीं आएगा। तो इसकी बात हम लोग करेंगे। कुछ बयान आपको सुनाता हूं। पहले तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, ओवैसी क्या कह रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी ने इस जलसे पर क्या कहा। नाइंसाफी हुई है, जो देश के संविधान को तोड़ रहे हैं। आने वाला बिहार में अक्टूबर नवंबर को जो चुनाव है, ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। जब गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। अच्छा, कितने बिहार प्रदेश में कितने लोग डॉक्यूमेंट है बताइए आप देख मालूम करिए। अच्छा, बीएलओ को इतनी अनबिल्ड पावर्स क्यों दे रहे हैं? अगर कोई बीएलओ जाएगा और 2 से 3 मर्तबा जाएगा और कोई नहीं रहेगा तो उसको ये राइट है कि वो लिख दे ये डाउट है,
और जब लिख देगा तो अगर किसी बिहारी का नाम नहीं आएगा वोटर लिस्ट में, उसको नौकरी कौन देगा? तो सब होगा ना, उसको नौकरी कौन देगा? अब ये डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये सच्चाई इसलिए। राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। जहां तक इस्लाम धर्म के, इस्लामी अकीदे के मुकद्दस रवायतों का सवाल है तो बहुत साफ कहना चाहता हूं, कुरान में वक्फ नाम का कोई वर्ड नहीं है। यह मुल्ला मौलवियों का अपना क्रिएशन है। और कुरान में तो यह कहा गया है जितना हो सके खर्च करो, होल्ड मत करो। वक्फ का मतलब अरबी में होता होल्ड करना। इस्लामी अकीदे में तो कहा गया अनफिकूफी सबीउल्लाह, यानी जो है खर्च करो। परंतु आप क्या कहते हैं? जो है जोड़ लो और मुल्ला मौलवियों के कदमों में जाके अर्पित कर दो ताकि बदले में वोट की सियासत हो सके। मैं यह पुनः कहना चाहता हूं, जो बात मैं पहले भी कह चुका हूं, यह बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी से लेके जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी का समाजवाद के साथ आज हम खड़े हैं, जो हम चाहते हैं हर गरीब और मजलूम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। मगर ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरतन से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई, बहन, बेटा, हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। वक्फ का मुद्दा एक बार फिर उठेगा, इसमें तो खैर किसी को शक नहीं था, क्योंकि ये तो पहलगाम हमला, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, इस बीच में आप कह सकते हैं कि वो जल से जो है उन पर एक रोक लग गई थी। लेकिन बिहार में इतनी तेजी के साथ इन मुद्दों का उठना और अब समाजवाद और नमाजवाद का इस बीच में आ जाना, क्या अब बिहार की चुनाव की टोन यही रहने वाली है त्रिपाठी जी? नहीं, निश्चित तौर पर। और कल भी एक बात मैंने कही थी कि शायद तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव में वो कहते थे, और राष्ट्रीय जनता दल ने बाकायदा उसको दर्ज कराया था कि राहुल गांधी से ज़्यादा बिहार आ जाए, चूंकि वो बार बार आ जा रहे थे, अधिक रैलियां उन्होंने कर दी थी, इसकी वजह से राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाली सरकार नहीं बनी। ये भी ध्यान में लोगों कि 2020 के चुनाव में, चलते चुनाव में राहुल जी की घोषित सभाएं रुक गई थी। लेकिन इस बार लग रहा है कि राहुल जी के पहुंचने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव की ये जो बातें हैं, और जिसको हम बार बार कह रहे हैं ना कि भाई वक्फ का कानून है, संसद से पारित हो गया, जेपीसी ने कर दिया, इतने हजारों लोगों का प्रतिनिधिमंडल आया, अलग अलग आके जेपीसी के सामने प्रेजेंटेशन दिया, गरीब मुसलमान, अमीर मुसलमान, सब हो गया। लेकिन जिस अंदाज में तेजस्वी खड़े हैं, ये सचमुच देश की संसद को चुनौती देने वाला है। और हो सकता है कि ये कहा जाए भाई विरोध कोई भी कर सकता है, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन जब इस अंदाज में चुनौती दी जाती है तो जो मैं बार बार कहता हूं कि वो जो हम भारत के लोग हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैं, उनको ये थ्रेट महसूस होती है। और जब आप किसी भी एक समूह को लेकर इस तरह से आक्रामक अंदाज में बात करते हैं, चाहे वो जाति हो, जैसे आप किसी एक जाति को लेकर इस तरह की रैली करें, सभा करें, तो दूसरे लोग थोड़ा सा डरने लगते हैं, कह रहे क्या भाई, क्या ये सरकार आएगी तो दूसरे लोगों के लिए कुछ मुश्किल होगी, थोड़ा दोयम दर्जे का मसला हो जाएगा क्या। अब जब आप मुसलमानों की इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं, और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को तो इसको उठाना ही था, लेकिन जरा आप सोचिए कि इसके तेजस्वी यादव के ये जो तकरीरें हुई हैं, उसके उस दौरान जो मंच पर जो लोग बोले होंगे, क्योंकि तेजस्वी तो ठीक है, शरीयत ठीक है, नहीं सीधे नहीं बोलेंगे, लेकिन बाकी लोग तो बोल रहे थे। जिस संगठन ने बुलाया उसका नाम ही इमारत शरिया है, तो ये पूरे बिहार में जब जाएगा कि शरिया और शरीयत के आधार पर करना चाह रहे हैं, और जब लोग रिलेट करेंगे कि इसी पटना में पुलिस ने बाकायदा पकड़ा था कि पीएफआई का पूरा एजेंडा था कि कैसे हम अगले कुछ वर्षों में गजवाए हिंद लागू कर देंगे, ट्रेनिंग कैंप वहां चला रहे थे, कैसे पटना के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, कैसे सीमांचल का पूरा इलाका जो डेमोग्राफी बदल गई, तो वहां चुनाव भी अलग तरीके से होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ इस चुनाव का मुख्य मुद्दा बनने जा रहा है,
तेजस्वी यादव ने राजनीतिक तौर पर कहें तो बहुत बड़ी नासमझी की है। अब इसमें वक्फ की बात तो पूरे देश में हो रही थी, बिहार में मुद्दा उठेगा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। लेकिन जो आपने कहा कि तेजस्वी ने कोई भूल कर दी इस प्रोग्राम में जाकर के, अब वो भूल जो है जिस संस्था ने ये प्रोग्राम आयोजित किया, क्या उसके साथ खड़े होने में तेजस्वी यादव से हो गई? इमारतें शरिया, एक तो नाम में शरिया, मतलब मैं सीधी बात कह रहा हूं, और 1920-21 में ये संस्था शायद बनी थी, और इसका मकसद ही है इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाना, उसकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाना, और खास तौर पर बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इन राज्यों के अंदर ये संस्था काम करती है। अब इसके जो सदर होते हैं उनको कहा भी अमीर शरीयत उनका ओहदा ही वो होता है, तो वहां जाहिर है जब नारे भी लगे तो संस्था के नाम में भी शरीयत के नारे लगे। क्या ये कोई सेल्फ गोल है तेजस्वी यादव का? मुझे नहीं लगता। सेल्फ गोल किस बात का है? मुसलमानों के साथ खड़ा होना कोई सेल्फ गोल होता है? नहीं, पॉलिटिकल सेल्फ गोल कि इससे ध्रुवीकरण मुझे हो जाए, नहीं, ध्रुवीकरण होगा। हाँ। ये मैं मानता हूँ, ध्रुवीकरण होगा। हाँ, ध्रुवीकरण होगा, लेकिन ध्रुवीकरण उनके लिए भी जितना ध्रुवीकरण उनका फायदा कर सकता है वो करेगा। दूसरा जो रिवर्स पोलराइजेशन होगा वो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को फायदा कर सकता है, और इसकी जितनी बड़ी रैली हुई है ये बीजेपी को, जेडीयू को रिवर्स पोलराइजेशन के लिए प्रेशराइज भी करेगा और एक बेनिफिट भी देगा, मौका देगा कि वो इस तरह से करें। अब वो कितना रिवर्स पोलराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकली जो इतनी बड़ी रैली पहली बार हुई है बिहार में, और बल्कि मैं समझ रहा हूँ वक्फ को लेकर भी इतने सारे कार्यक्रम हम लोगों ने भी किए और देखे हैं, इतनी बड़ी रैली वक्फ को लेकर भी कोई नहीं हुई है। और सारी पार्टियाँ बिहार की, मतलब बीजेपी जेडीयू तो नहीं होंगी उसमें, या जो भी एनडीए की पार्टी होंगी वो नहीं होंगी, बाकी सब पार्टियां एक साथ हैं। तो ये एक पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन भी है कि बिहार के इलेक्शन में कौन लोग एक तरफ खड़े हैं, कौन दूसरी तरफ खड़े हैं। अब कितना उसका रिवर्स नुकसान केवल रिवर्स पोलराइजेशन में हो सकता है कि बीजेपी जेडीयू उसको कितना रिवर्स पोलराइजेशन कर सकती है। अदरवाइज वो उन्होंने अपनी तस्वीर साफ कर दी कि वो किधर खड़े हैं। वैसे भी कोई मुझे इतना कोई नई बात नहीं लग रही, वो तो उधर ही खड़े थे, नया कुछ भी नहीं है। नया इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि नया कुछ हो, लेकिन ये ज़्यादा ताकत के साथ खड़े, ये एक बड़ी बात है। और कांग्रेस और वो भी हो गए, और दूसरा MIM जो इसकी बात पहले पिछली बार अलग थे, अब वो MIM भी उनके साथ आ गए। तो ये जो पूरा पोलराइजेशन है या एकजुटता है, जो भी शब्द आप काम मिले, वो इनको कोई नुकसान करेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। हमने कल भी इसकी चर्चा की थी कि इतना तो अलग दिखाई दे रहा है कि अब AIMIM या मतलब ओवैसी और उनके नेता अब ये मेन स्ट्रीम और बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मंच पर, मतलब उनको आने दिया जा रहा है, कम से कम एक मंच पर ये लोग आ रहे हैं। तो इस सेंस में एक जुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है वक्फ के मुद्दे के ऊपर। संजय साहब, आपके क्या टेक है इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि ये तय था कि जब नीतीश कुमार जब वक्त में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, एनडीए के साथ चले गए, और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सपोर्ट किया, ये तय था कि तेजस्वी यादव बिहार के अंदर से राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। अब तेजस्वी यादव का तो वोट बैंक ही वो ये मैं समीकरण का उनका वोट बैंक है, मुसलमान और यादव का उनका वोट बैंक है, यादव उनके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन मुसलमानों का एक हिस्सा नीतीश कुमार के साथ भी था बिहार के अंदर, क्योंकि उनकी जो सेकुलर छवि मानी जाती थी कि भाई नीतीश कुमार बिहार के अंदर सेकुलर लीडर है। और 2014 में जब उन्होंने एनडीए से हिस्सा तोड़ा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया था, तो वो एनडीए से अलग हो गए थे। आज 10 साल बाद नीतीश कुमार की बिहार के अंदर क्या स्थिति है? नीतीश कुमार तो अब नीतीश कुमार की कोई हैसियत नहीं कि वो कोई निर्णय ले सके। जिस तरीके से उन्होंने खुलकर वक्फ का समर्थन दिया है, अब तेजस्वी को लग रहा है कि वोटों का बंटवारा बहुत साफ है। यादव और मुसलमान पूरा अगर मेरे पास आ जाता है, जो नीतीश के पास जाता रहा है किसी और के पास, तो मैं एक ताकत के रूप में 30 से 35% का वोट बैंक मेरे पास है। मैं अब 35% के वोट, 30% के वोट बैंक पे मैं लड़ाई लड़ने जा रहा हूं। और अगर थोड़ा मैं, जैसे कल उन्होंने वैश्य सम्मेलन किया है, वहां पर कल जो हुआ था वैश्यों का कि वैश्य आयोग बनाएंगे, वो पिछड़े लोगों की बात कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि अगर मैं 5-7% वोट जोड़ लेता हूं तो मेरे मुख्यमंत्री या महागठबंधन की सरकार बनने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। मुझे लग रहा है उनका गणित बहुत साफ है, मुसलमान तो उन्हीं के साथ है, बीजेपी के साथ तो आना नहीं है, तो खुल के तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। जिस तरीके से यादव कथावाचक के साथ जो घटना घटी उसके बाद उन्होंने उसको उठाने की कोशिश की है, तो उनका बहुत साथ है कि जो हमारा कोर वोटर है अफवाह समीकरण, वो पूरा हमारे साथ जुड़ा रहे, और बाकी का जो वोटर है उसमें से अगर हम 4-5% जोड़ लेते हैं तो हम सरकार में आने की संभावना बना लेंगे। और मुझे लग रहा है वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं, और उसका राजनीतिक लाभ उनको होने जा रहा है। इसी सम्मेलन से जुड़ी एक अपडेट आपको मैं देता हूं। बीजेपी के जो सोशल मीडिया के हेड है अमित मालवीय, उन्होंने इसी गांधी मैदान के कार्यक्रम का एक वीडियो अभी शेयर किया है, और इस वीडियो में एक शख्स बोलता हुआ दिखाई देता है, इमारतें शरिया के नाम पर हमने पूरा गांधी मैदान भर दिया।
और ये वीडियो शेयर करते हुए अमित मालवीय लिख रहे हैं कि तेजस्वी यादव की गांधी मैदान रैली का असली एजेंडा अब सामने आया है। मंच से अब बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की नहीं बल्कि शरिया और शरीयत कानून की बातें हो रही हैं। क्या तेजस्वी और राहुल गांधी बिहार को संविधान नहीं शरीयत से चलाना चाहते हैं? देश को बांटने वाली इस खतरनाक राजनीति का जवाब जनता 2025 में देगी। बिहार संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। वही बात जो भी हम कर रहे थे और जो त्रिपाठी जी ने कहा कि अब इस तरीके से इस पूरी पिच पर जाने की कोशिश अगर तेजस्वी यादव को बैकफायर उनके लिए कर सकती है, इस पर भी हमको सोचना पड़ेगा। अगर हम सुन सकें थोड़ा ये व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, इसको बीजेपी बता रही है कि यहां से शरिया की डिमांड हो रही है। देखिए, वैसे तो ये संस्था का नाम ही ले रहे हैं और कह रहे हैं आपने अमीर शरीयत के नाम पर एक आवाज पर आपने गांधी मैदान को भर दिया। अब लेकिन वही है, अब ये शोर जहां जहां भी जाएगा सुनने वाले को केवल शरिया शरीयत शरिया शरीयत यही सुनाई देगा। बैल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक चीज मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता था, एक पॉजिटिविटी बनी थी ऑप सिंदूर के साथ पूरे देश के अंदर, तो कहीं ना कहीं मुद्दा कुछ रह नहीं गया था किसी और के पास। तो अब मुद्दा क्या है कि किस तरीके से हम मुस्लिम वोट को यूनाइट करें, को कंसोलिडेट करें। और उसके अंदर एक बहुत अहम चीज आ जाती है कि 13 करोड़ पॉपुलेशन के अंदर 1.76 करोड़ यानी कि 17% के करीब जो है वो मुस्लिम वोट है। और यहां पे देखे कौन सी पार्टी जो नीतीश कुमार की पार्टी जो थी, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो उनको छोड़ के बाकी सारी पार्टीज वहां पे हैं। और उनको देख लें तो आईएनसी जिसका वोट बैंक पिछली बार से कम हुआ 2015 से 2020 के अंदर, और सेम हुआ आरजेडी का जिनका कम हुआ, और सिर्फ एआईएम रही थी वहीं पे 5 सीट के ऊपर। लेकिन बीजेपी का बढ़ा था पिछली बार, और वो बढ़ा था काफी हद तक जब उन्होंने 74 सीट्स ली थी। तो इसको एक चीज, और प्रशांत किशोर जो दूसरी चीज की बात कर रहे थे, प्रशांत किशोर का क्या वक्फ के ऊपर कमेंट है, तो उन्होंने नीतीश कुमार को अटैक किया है इसको सपोर्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजें देखें तो ये ज्यादातर पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन है, और यूनिटी बनानी मुस्लिम्स के अंदर ताकि वो एनडीए को वोट ना करें और एनडीए को नीचे लेके आए। अच्छा, इस सबके बीच में एक सर्वे की बात मैं आपके सामने करता हूं, क्योंकि ये इस बार बिहार के अंदर ये शरिया और वक्फ बोर्ड के शोर के बीच पोलराइजेशन की कोशिश, इससे किसको फायदा होगा और इसकी जरूरत किसको है। सी वोटर ने इस साल 4 सर्वे किए और इन 4 सर्वे में वो मुख्यमंत्री के तौर पर कौन सबसे पसंदीदा उम्मीदवार है जनता का, उस पर उन्होंने जनता की राय मांगी है। और इसमें कुछ ट्रेंड्स जो हैं वो साफ साफ दिखाई देते हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को पीछे छोड़ दिया, इस सर्वे का ये पहला ट्रेंड है। मतलब अब नीतीश कुमार पहला नंबर तो छोड़िए, दूसरा नंबर तो छोड़िए, अब वो तीसरे नंबर पर आ चुके हैं जनता की पसंद के तौर पर मुख्यमंत्री की रौन पर। सी वोटर ने बिहार चुनाव से पहले अब जो एक लेटेस्ट सर्वे किया है, इसमें बेस्ट सीएम कैंडिडेट के रूप में नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर आ गए हैं। फरवरी 2025 में प्रशांत किशोर 14.9% बिहारियों की पहली पसंद थे। जून में 18.2% वोटरों की पसंद बने, यानी पिछले 4 महीने में प्रशांत किशोर की लोकप्रियता 3.3% बढ़ी है। और फरवरी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 18.4% लोगों की पहली पसंद थे। जून 2025 में नीतीश बाबू की लोकप्रियता घटकर 17.4% रह गई, 4 महीने में 1% की कमी आ गई। तेजस्वी यादव लगातार इस टैली में नंबर 1 पर चलते आ रहे हैं। 4 महीनों में तेजस्वी यादव का ग्राफ 40.6% से लेकिन घटा है, अब वो 34.6% पर आ गया है, यानी तेजस्वी यादव का ग्राफ भी 6% घटा है। तो ट्रेंड ये बता रहा है कि जहां तेजस्वी यादव नंबर 1 पर बरकरार हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता में धीरे धीरे इस सर्वे के मुताबिक थोड़ी थोड़ी कमी आ रही है। नीतीश कुमार का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, वो तीसरे नंबर पर आ गए हैं। प्रशांत किशोर का ग्राफ बढ़ रहा है, वो नंबर 2 पर है। चौथे नंबर पर कौन है आपको जानकर हैरानी होगी, चौथे नंबर पर है चिराग पासवान। चिराग पासवान को लगभग 9% के करीब लोग एक बेहतर मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं। और 5वें नंबर पर जाकर के कहीं नाम लिया जा रहा है सम्राट चौधरी का, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उप मुख्यमंत्री भी इस सरकार के अंदर हैं। अब ये ट्रेंड क्या बताता है इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर के कुछ दावों का जिक्र हुआ था कल भी, आज भी उसकी बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें नहीं आने वाली, मैं लिख कर दे देता हूं।
प्रशांत किशोर से जब उनकी अपनी पार्टी के बारे में पूछा गया कि आपको कितनी सीटें आएंगी, तो उन्होंने बड़े खुलकर एक बात कही कि जन स्वराज या तो अर्श पर होगी या फर्श पर। नीतीश कुमार के जदयू को 25 से कम सीट आएगी, चाहे वो किसी भी कोalition में लड़ लें, किसी भी कोalition में लड़ लें। जब नीतीश बाबू, आपको याद होगा, लोकसभा में इंडिया गठबंधन में थे, तो मैंने कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन में लड़ेंगे तो इनको 5 सीट नहीं आएगा, डर के मारे भागे फिर भाजपा के साथ। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार को विधानसभा में जदयू को 25 सीट से कम ही आएगा, और इसके साथ ही जदयू का एज ए दल मुझे लग रहा है कि खात्मा हो जाएगा। ज्यादातर लोग उसके चले जाएंगे भाजपा में। क्या खुद आप चुनाव भी लड़ेंगे? लड़ सकते हैं। क्यों? लड़ सकते हैं, पार्टी अगर तय करेगी तो लड़ेंगे। कोई मजबूत उम्मीदवार दिखना चाहिए जिसके साथ लड़ा जाए। तो तेजस्वी यादव भी हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कहा मेरे साथियों ने भर दिया है फॉर्म मेरा राघवपुर से। आपका क्या आकलन है, कितनी सीटें आपको लगता है? आपको 2-3 साल से बता रहे हैं कितनी सीट, क्या अर्श पे या फर्श पे, या तो 10 से कम या इतनी बड़ी बहुमत की पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। देखिए, बात तो खैर आप साहब कह रहे हैं अर्श पे या फर्श पे। एक जगह इन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी किंग मेकर बन सकती है। अब लेकिन अब एक लॉन्च हुई पार्टी का अर्श भी तो पता होना चाहिए ना। अब अर्श जो है वो अपने दम पर मेजॉरिटी होगा क्या? नहीं, देखिए, इस मामले में हम सबको प्रशांत किशोर जी की बड़ी प्रशंसा करनी चाहिए। राजनीतिक तौर पर इससे सुंदर रणनीतिक बयान नहीं हो सकता है। आपने कह दिया अर्श पर या फर्श पर। अब बिहार में जो लोग भी राजनीति को बदलते हुए देख रहे हैं, तो उनको लगेगा कि अच्छा ठीक है भाई, इसका मतलब कुछ तो है इसके पास, लेकिन इसको डर है कि अच्छा इस वर्ग का समर्थन मिलेगा या नहीं, इस वर्ग का समर्थन मिलेगा कि नहीं। तो एक तरह से उन्होंने सबके मन में जो भ्रम होता है वो पैदा कर दिया। दूसरा, जब वो ये कह रहे हैं तो उनका निशाना बहुत स्पष्ट समझिए। वो कह रहे हैं कि जेडीयू खत्म हो जाएगी, और ये कोई छिपी बात तो है नहीं कि उनको उपाध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था नीतीश जी ने। नीतीश जी के घर में रहते थे, पार्टी प्रशांत किशोर को सौंपने की तैयारी थी, लेकिन पार्टी के भीतर विद्रोह हो गया। तो एक उनकी जो मंशा है कि हम जेडीयू की जगह बिहार की राजनीति में लेंगे, और लगातार उनके निशाने पर जैसे नीतीश रहते हैं उससे समझ में भी आता है। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर अपनी हैसियत खुद तो जानते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है। जो उन्होंने कहा कि 10 से नीचे, मुझे लगता है वो व्यवहारिक है। उसके ऊपर वो, मुझे लगता है हर व्यक्ति जो राजनीतिक तौर पर सपना देखता है, वो सपना है। किसी किसी का सपना पूरा भी होता है। आंसू, अरविंद केजरीवाल, ऐसे सपने पूरे भी हुए हैं। तो ये सपना वाला है, फर्श वाला। अर्श का मतलब हमको बहुत छप्पर फाड़ मिल गया, बिल्कुल मेजॉरिटी मिल जाएगी, मेजॉरिटी मिल जाएगी। बिल्कुल, ये ऐसा ही कहना चाहते हैं। पिछली बार इन्होंने नंबर भी दिया था, पता नहीं क्यों नंबर नहीं दे रहे हैं। पिछली बार उन्होंने कहा कि हम 122 के पार जाएंगे। 122 सीधा सा मतलब हुआ कि 245 में अगर वो आगे जा रहे हैं तो इसका मतलब वही कह रहे हैं। अरे दूसरा, हम जो सर्वे की बात कर रहे थे भी, उस सर्वे में आप हालांकि सौरभ जी, सर्वे वाले पे एक लाइन, हाँ, मतलब कुछ अतिरेक नहीं हो गया। अब अच्छा, वो उस व्यक्ति के दावे पर आप नहीं कह रहे हैं कि वो अर्श पर जो है मेजॉरिटी पा जाएगी। फर्श है। हम तो 10 के नीचे ही देख रहे हैं, लेकिन अतिरेक ये कि वो और नीतीश एक बराबर खड़े हो गए, नीतीश से ऊपर हो गए। हाँ, यही मैं कह रहा हूं। अगर ये स्थिति है तो कहीं दिखना भी तो चाहिए ना। अभी उनकी पार्टी की स्थिति है, क्या प्रत्याशी तय कर पा रहे हैं क्या? अभी तक उनको यही नहीं पता कि अपनी कौन सी विधानसभा पर कोई लड़ेगा मजबूत आदमी। पीके के नंबर से ज्यादा नीतीश कुमार के नंबर क्यों नहीं देखते कि उनके नंबर कितनी तेजी से घट रहे हैं? नीतीश जी के वो जगह कोई तो लेगा ना। नीतीश जी के नंबर घटने की तो बड़ी सीधी सी वजह है। और मैं इस चुनाव में जो देखता हूं, इन सारे सर्वेज को आप कभी भी दूसरे वालों से मत देखिए, सिर्फ तेजस्वी का ग्राफ देखिए। अगर वो चढ़ रहा है तो ये एनडीए के लिए मुश्किल है, अगर वो घट रहा है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, चाहे उनका कोई प्रत्याशी हो या ना हो। 4 महीने में 6% डाउन होने के बाद भी 34% पर है। तो यही तो उनके लिए संकट है ना। पिछली बार तो आपको याद नहीं है, 8 सीटों का फर्क तो था। और बिहार की जो राजनीति है उसमें खांचे इतने भयानक, एकदम पक्के वाले हैं ना, सीमेंटेड कंक्रीट वाले, कि उसमें थोड़ा इधर उधर होगा तो वही मेजॉरिटी ले जाएगा। सर, ये जो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है, मुझे लग रहा है ये युवाओं का चुनाव है। फिर वो तेजस्वी यादव हो, प्रशांत किशोर हो या चिराग पासवान हो, अब जो बुजुर्ग नेता है वो सब घर बैठने की बारी आ गई है। अब बिहार मुझे लगता है कि एक नए अल्टरनेटिव की तरफ देख रहा है।
20 साल से नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार के अंदर है। अब जनता कह रही है ना कि भाई नीतीश के बाद कौन? भारतीय जनता पार्टी 20 साल से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रही है, लेकिन 20 साल में भारतीय जनता पार्टी को विकल्प नहीं दे पाई। आज भारतीय जनता पार्टी का कहने की स्थिति में है कि नीतीश नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के पास है मुख्यमंत्री का चेहरा है, हम इसे मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज भी भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार लगातार अलोकप्रिय होते जा रहे हैं, नीतीश कुमार का सूर्यास्त होने की स्थिति में आ गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि वो आज बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और कह रही है कि चुनाव के बाद देखेंगे। मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव सबसे प्रबल दावेदार बनकर निकलेंगे और प्रशांत किशोर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। वो किसी को भी चौंकाएंगे और सब डरे हुए कि किसका वोट काटेंगे। वो तेजस्वी का भी वोट काटेंगे और वो एनडीए का भी वोट काटने वाले। मुझे लग रहा है कि जो जनता ने 15 साल लालू को देखा, जिन्होंने 20 साल नीतीश को देखा, जो अल्टरनेटिव देख रहा होगा बिहार के अंदर, वो प्रशांत किशोर जिस तरीके से गांव जन स्वराज को लेकर जा रहे हैं, जनता कहेगी कि भाई ईमानदार आदमी है, परिवारवाद की राजनीति नहीं करते, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, बच्चों की शिक्षा की बात कर रहा है, जातिवाद की राजनीति की बात नहीं कर रहा है, तो क्यों ना हम प्रशांत किशोर को एक मौका दें। प्रशांत किशोर के बारे में 2-3 चीजों के बारे में कोई डाउट नहीं हो सकता। एक, इनकी पॉलिटिकल सेंस, पॉलिटिकल टाइमिंग, क्योंकि इन्होंने इतने चुनाव लड़वाए हैं, इतने एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर इतना काम किया है। दूसरा, बिहार में इन्होंने मेहनत खूब की है, इसमें कोई शक नहीं है। गांव-गांव पदयात्रा करना, निकालना, हजारों किलोमीटर पांव से सड़क से नाप देना आसान काम नहीं होता, और प्रशांत किशोर ये काम पिछले कुछ वर्षों से लगातार कर रहे हैं। तो इसका कुछ तो फायदा जनता भी देखती होगी कि भाई एक आदमी हमारे बीच में आ तो रहा है। वो कितना फायदा हो ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज और, बंगाल का पिछला इलेक्शन याद आता है जब बीजेपी बहुत जोर पर चल रही थी और दावा था कि बीजेपी मेजॉरिटी ले जाएगी, बीजेपी को 150 सीट आ जाएगी, इतनी सीट आ जाएगी। इन्होंने ये कहा था कि बीजेपी को अच्छे नंबर आएंगे, तभी ममता बनर्जी का चुनाव लड़वा रहे थे, और इन्होंने ये माना कि बीजेपी अच्छा कर रही है, बीजेपी पिछली बार से बहुत ज्यादा सीटें जीतेगी, ये भी माना, लेकिन कहा कि वो 100 के ऊपर नहीं जाने वाली है, ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूं। और वो हुआ, बीजेपी काफी 100 से काफी पीछे रुक गई थी। और अब ये जो बिहार के नंबर ये दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को 25 सीट से ज्यादा नहीं आएगी। तो बिहार में नीतीश कुमार पिछला चुनाव बड़े पार्टनर की हैसियत से लड़े थे, 115 सीटें लड़े थे और 43 सीटें उनको आई थी। बीजेपी 110 सीटें लड़के 74 सीटें आई थी। अब ये कहते हैं 25 पर आ जाएंगे नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार अगर 25 पर आ जाएंगे तो केवल जेडीयू को थोड़ी डुबाएंगे, फिर तो पूरा इंडिया का जहाज लेकर के डूबेंगे ना सर। देखिए, प्रशांत जी ने अपने नंबर बता दिया कि 10 सीटों तक वो आ सकते हैं। कोई इसमें बहुत बड़ी हैरानी नहीं होगी अगर वो इतना कर लेते हैं, क्योंकि जितनी मेहनत वो कर रहे हैं। बिहार की राजनीति को अगर आप समझें, मैं समीर जी की इस बात से सहमत हूँ कि ये इलेक्शन यूथ का इलेक्शन है। वहाँ पर एक नई लीडरशिप चेंज का, जनरेशनल चेंज वहाँ पर हो रहा है। और नीतीश कुमार जी को अभी भी सी वोटर में तो यशवंत जी हैं, बहुत लंबे समय से सी वोटर जो है ट्रैक करता रहता है, तो उनकी बात में कोई सवाल नहीं करता। लेकिन अभी नीतीश कुमार जी को आप चलाए जाएंगे मुख्यमंत्री पद के दावेदार में? चलाएंगे मतलब कब तक नाम लिखेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएंगे ही। आप चाह रहे हैं वो सर्वे में भी ना आए? नहीं, नाम लिखेंगे, सरकार में आएंगे, आएंगे पता नहीं सरकार में तो नहीं आएंगे। आज मैं लिख कर दे देता हूँ। आप यार, हर आदमी लिख कर ही दे रहा है सर। हाँ, तो प्रशांत जी भी लिख कर दे रहे हैं, मैं भी लिख कर दे रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी तो नहीं आएंगे। अब जब तक नाम चलाएंगे तब तक कुछ ना कुछ परसेंटेज तो उनका आएगा ना, कोई परसेंट तो लिखेंगे। चौथे नंबर पर लिखेंगे, और मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री का तो एक मुख्यमंत्री यदि चौथे नंबर पर है तो इससे ही आप समझ लीजिए ना। नहीं, तो मुख्यमंत्री चौथे नंबर पर है। मैं आप जेडीयू की बात नहीं कर रहा आपसे, मैं एनडीए के सवाल पूछ रहा हूं। फिर एनडीए कहां है? नहीं, एनडीए के लिए मुश्किल हो गई यदि नीतीश कुमार उसमें कितना वो करते हैं। लेकिन उसमें एक फैक्टर फिर से महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा कहता हूं कि रामचरितमानस में हनुमान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। चिराग पासवान, तो अब वो कितना काम करते हैं, हनुमान किसकी लंका जलाते हैं, कितनी लंका भी है, चौथे नंबर पर। हाँ, तो वो हनुमान जो है वो अपने हनुमान जो राम के साथ कितनी ताकत के साथ खड़े होते हैं और कितना करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी को इस इलेक्शन से मैं तो अलग करके रखता हूँ। बाकी कौन क्या क्या आएगा, और तेजस्वी नंबर 1 पर है मजबूत ताकत के साथ। वो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर उनको रिप्लेस कर सकती है नहीं कर सकती, ये बाद की देखने की बात है। लेकिन ये इलेक्शन नीतीश कुमार नहीं है, ये तेजस्वी वर्सेस बीजेपी का इलेक्शन है। अब इसमें कौन बाजी मारता है और उसमें नीतीश कुमार जी कितनी मदद करते हैं नहीं करते, और जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे उस दिन भी आप लिखेंगे कि नीतीश कुमार को कितने लोग चाहते हैं, तो इतने लोग चाह ही रहे होंगे। लेकिन आप इसी से पूरा इलेक्शन को एनालिसिस करना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा है। वैसे बिहार में एक खबर और है, इसको आगे कैरी करेंगे इस खबर को, क्योंकि ये खबर भी अब थोड़ी बड़ी होती जा रही है। जो बिहार का सबसे बड़ा सियासी परिवार है, या लालू यादव का परिवार, उसमें लालू यादव ने अपने सब बड़े बेटे को तेज प्रताप यादव को बेदखल कर दिया था परिवार से भी और
पार्टी से भी। अब तेज प्रताप यादव खुलकर बात कर रहे हैं और उन्होंने उस पूरी कंट्रोवर्सी पर बात की जिसमें कुछ तस्वीरें उनके सोशल मीडिया अकाउंट से उनके महिला मित्र के साथ वो वायरल हो गई थी और इसी के बाद लालू यादव ने एक्शन लिया था। अब तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि लालू यादव के असली उत्तराधिकारी तो हम हैं। तो क्या बिहार में पार्टी और परिवार में एक बड़ी टूट सामने आ रही है और इसका नुकसान भी इलेक्शन में होगा क्या? बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं खानी कुर्सी की। बात हो रही है बिहार के चुनाव में अब कौन कौन से मुद्दे उछल रहे हैं, शरिया का शोर भी चल रहा है, साथ साथ लालू यादव की पार्टी और परिवार में क्या हो रहा है। बिहार में सारी सियासी हलचलों के बीच लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जो अभी तक थोड़ा गुमनामी में चल रहे थे, वो अब खुलकर सामने आए और अब मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कई इंटरव्यूज दे रहे हैं। इंडिया टीवी से भी उन्होंने बात की है। तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि लालू यादव से मतलब उनके पिता से उनकी बात नहीं हो पा रही है। वहीं अपनी पार्टी और परिवार से निष्कासन पर तेज प्रताप ने कहा कि उनके खिलाफ जो साजिश हुई है उसमें परिवार के बाहर या परिवार के अंदर का कोई व्यक्ति शामिल हो सकता है। इसका छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूं कि तेज प्रताप यादव आखिर गुमनामी में गए क्यों। तेज प्रताप लालू यादव के बड़े बेटे हैं, लेकिन लालू यादव की जितनी सियासी पूंजी है वो उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव के पास है। तेजस्वी यादव पार्टी चलाते हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अपनी पार्टी की तरफ से और अब अपने गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के स्पष्ट दावेदार भी हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव की भी कुछ सियासी महत्वाकांक्षाएं रही हैं। वो सरकार में एक सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उनका कुछ अपना अंदाज है। वो उनका कुछ आध्यात्मिक चरित्र भी है। कभी वो भगवान कृष्ण के वेश में बंसी बजाते हुए भी दिखाई दे जाते हैं, बोलते हैं बिल्कुल ठेठ अंदाज में, दावा करते हैं लालू यादव की छवि उनमें है, लालू यादव की आवाज़, लालू यादव के तेवर वो उनके अंदर है। इस बीच उनकी शादी हुई। उनकी शादी के कुछ महीनों के बाद ही उनका डिवोर्स का केस चलने लगा। उनकी शादी एक सियासी परिवार में हुई थी और उस वक्त उनकी पत्नी ने यह आरोप लगाया था कि घर में उनके साथ मारपीट की गई थी और उन्होंने ये सीधा आरोप तेज प्रताप यादव की माताजी राबड़ी देवी जी के ऊपर लगाया था। यहां तक कहानी फिर एक बार परिवार में जो कुछ भी चल रहा है वो फिर बैकग्राउंड में चला गया। लेकिन कुछ दिनों पहले तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ तस्वीरें पोस्ट हुई जिसमें वो एक महिला के साथ दिखाई दे रहे हैं। बाद में पता चला कि ये महिला उनकी बड़ी गहन मित्र हैं। और अब तेज प्रताप इसके बाद जब ये तस्वीरें सब सामने आईं, तेज प्रताप यादव की पत्नी उन्होंने खुल करके कहा कि जब ये सब कुछ वो कर रहे थे तो फिर मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया, या लालू यादव ने मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया। अपने बेटे से मेरी शादी करा करके परिवार ये सब कुछ जानता था कि तेज प्रताप किसी और को पसंद करते हैं। लालू यादव ने अपने सियासत पर संकट देखकर अपने बड़े बेटे से मोहभंग करते हुए उनको परिवार से भी निष्कासित कर दिया, पार्टी से भी निष्कासित कर दिया और कहा कि हम ये सब सहन नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने भी इस पर रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई जो करते हैं वो उनका निजी मामला है, वो इसको देखें, लेकिन हम परिवार के तौर पर इसका समर्थन नहीं करते हैं। तेज प्रताप यादव कुछ नहीं बोले। लेकिन अब बिहार का चुनाव नजदीक आ गया। तेज प्रताप यादव अब मीडिया के सामने आए। इंडिया टीवी के पवन नारा हमारे सहयोगी, उनसे उन्होंने बात की और उन्होंने पहले तो ये दावा किया कि मैं अपनी पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। दूसरा दावा उन्होंने ये किया कि परिवार में सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे पिता से मेरी बात नहीं हो पा रही है। किसी ने ये सब साजिश करके हमारे बीच में फूट डलवाने की कोशिश की है। तेज प्रताप यादव ने खुलकर एक बात और कही और मैं इस बात के लिए उनकी तारीफ करता हूं कि उन्होंने खुलकर यह कहा कि वो तस्वीरें मेरे अकाउंट से ही जारी हुई थीं। उस वक्त क्योंकि ये कहा गया था कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया है। फिर आगे बढ़कर तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि प्रेम तो हर कोई करता है, अगर मैंने प्रेम किया तो इसमें गलत क्या है। एक वीडियो आपका देखा था, इसमें लालू जी को आप बर्थडे विश कर रहे थे पार्टी से बाहर निकाले जाने के बाद। जब ये आदेश आया तो लालू जी से आपने बात की, अपना पक्ष रखने की कोशिश की? देखिए, सबसे पहले पिता आशीर्वाद देते हैं तो हम लोग उसको स्वीकार करते हैं और पिता का जो आशीर्वाद होता है वो सर्वोपरि है सबसे। संवाद तो हुआ होगा, बात तो हुई होगी। बातचीत जनरल है, वो तो बातचीत कोई भी अपने माँ बाप से करेगा। कहानी क्या गलती होगी पिताजी, आपने माँ बाप से बातचीत करते रहते हैं, हर एक तरीके से बातचीत होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस विषय में बात नहीं है। नहीं, इस विषय पे क्या बात करना है। तो सोचिए, लालू के अक्ष को लालू की पार्टी से निकाल दिया, वो भी लालू जी के आदेश पर। ट्वीट लालू जी ने किया।
अब ये सब कहानी बोला जाए तो कहानी तो बहुत सारा चीज हो निकल के आ जाएगा सामने। अगर इस कहानी में अगर हम लोग फंस के रह जाएंगे, कौन किसको निकाला, कौन किसको बनाया, कौन किसको कहाँ रहा, तो इसी कहानी में फंस के आएगा कि आगे फिर दुश्मन मजा मार के निकल जाएगा। तो दुश्मन तो हर एक जगह लगा हुआ है, चाहे वो घर में है या घर से बाहर है या कहीं भी हो। तो पार्टी पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं उसके इर्द गिर्द दुश्मन पैदा हो जाते हैं। ये सच्चाई है, ये आज की बात नहीं है। भारत की राजनीति में ऐसे बहुत सारे उदाहरण ढूंढे जा सकते हैं जब परिवार में फूट पड़ती है तो पूरी की पूरी राजनीति भी ढह जाती है उस परिवार की। हमने चौटाला परिवार में होते हुए भी देखा है, हरियाणा में ये मुख्यमंत्री रहे और उनके देवीलाल समाजवादी पार्टी में भी यही हुआ। क्या उसी तरफ बढ़ चलिए आरजेडी भी और लालू यादव का परिवार भी? देखिए, पार्टी में टूट तो हो गई है, लेकिन तेज प्रताप और तेजस्वी में आज की तारीख में आरजेडी के नेता तेजस्वी हैं, लालू यादव भी नहीं है। लालू यादव का एक बड़ा सम्मान है कि वो उनके साथ हैं, लेकिन पार्टी इन कमांड जो है वो तेजस्वी जी के पास है। और तेज प्रताप उस तरह की टूट नहीं कर सकते। पार्टी टूट जाएगी, मतलब कि कुछ तोड़ लिया, 10-20-50 हज़ार लोग भी उनके साथ खड़े हो गए, लेकिन वो आरजेडी को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा पाएंगे ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि वो कोशिश में लगे हुए हैं कि घर वापसी हो जाए, और घर वापसी हो जाएगी तो उनकी सीट मिल जाए, उनको टिकट मिल जाए। ये सारी बातों पर वो अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन बोलने लगे हैं क्योंकि उससे एक प्रेशर भी बनता है। यदि आरजेडी में टूट होती है, हो सकती है, मतलब ये एक तो टूटी है अनौपचारिक तौर पर तो जिस तरह से उनको निकाला गया है, लेकिन उस टूट का आरजेडी के पॉलिटिकल फैमिली के खिलाफ कुछ नहीं बोला, मतलब ना लालू जी के ना तेजस्वी, और आरजेडी के पॉलिटिकल फ्यूचर पर कोई फर्क इस टूट से पड़ने वाला मुझे नहीं दिखता। तो मैं इसके दूसरे पहलू पर बात करता हूं क्योंकि उस पर बड़ा वो भी एक वो इशू है, क्योंकि जो इनकी पत्नी है, हालांकि अब इनका मुकदमा चल रहा है, डिवोर्स का केस चल रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा था जब वो तस्वीरें इनकी वायरल हुई एक महिला के साथ कि भाई मेरा जीवन क्यों आप लोगों ने बर्बाद किया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। और अब तेज प्रताप ओन कर रहे हैं उस चीज को कि हाँ वो तस्वीरें मेरे अकाउंट से ही जारी हुई थी, ये बात सच है, और प्रेम हर कोई करता है, मैंने भी प्रेम किया। त्रिपाठी जी, मुझे लगता है कि इसमें तेज प्रताप का दोष कम है। तेज प्रताप जिस तरह के, जिस मन मिजाज के व्यक्ति हैं, जिस तरह से एकदम ब्लंट हैं, कई बार तो इतना कि लगता है कि इस आदमी का मन मस्तिष्क कुछ फिरा हुआ है क्या, कुछ भी बोलता रहता है आदमी। अभी भी देखिए इस बातचीत में कोई सीधा जवाब देने के बजाय अच्छा वो खोलेगा तब तो जाने का खुल जाएगा। अरे भाई साफ साफ बात बताओ ना। इसका मतलब ये है कि वो उस स्थिति में, मना स्थिति में नहीं रहते। उसको कई बार लोग कहते हैं, जैसे गांव घर में भी कहते थे कि बहुत सीधा है, एकदम निर्दोष है, इस तरह से भी मान लेते थे। तो कुछ उसी तरह से इनकी मासूमियत है। सवाल यहां यह है कि ऐश्वर्या जो दरोगा राय की पोती लालू प्रसाद यादव ने वो विवाह ये सब जानते क्यों कराया? पॉलिटिकल कैपिटल के लिए? क्या एक यादव परिवार की बच्ची को इस तरह से अपने ऐसे बेटे से, जिसके बारे में सब पता है, मना स्थिति छोड़ दी, जिसके बारे में यह पता है कि वो एक दूसरी लड़की के साथ उसका संबंध है, उसी के साथ वो रह रहा है, दूसरे नाम उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद विवाह कराया। और जिस तरह से लालू जी की आवाज से ऐश्वर्या को निकलना पड़ा, वो तो मतलब कलंक है किसी भी परिवार पर। वो कोई लालू जी के ऊपर नहीं, किसी के भी घर से अगर बहू ऐसे पिट कर रोती हुई इस तरह से निकले तो वो कलंक है। और वो राजनीति में है, इसके बावजूद वो करने का दुस्साहस कर ले गए। मुझे लगता है बिहार के लोगों को यह सोचना चाहिए। और तेज प्रताप ने तो चलो हिम्मत दिखाई, तब नहीं कर पा रहे थे, जो भी रहा हो, हर व्यक्ति को लगता है चलो राजनीति में है, पिता इतना बड़ा, मतलब वो छोटे मोटे आदमी थे नहीं, एक समय में तो बिहार में कहीं भी कुछ भी हो जाए वो करा देते थे। तो अब तेज प्रताप तो वो सब देखते बड़े हुए होंगे। उस वक्त उन्होंने विवाह किया, नहीं चल पाए, उनको साहस हुआ, उन्होंने बोल दिया, या हो सकता है उस लड़की की वजह से दबाव आया हो। सवाल यह है कि लालू प्रसाद यादव ने क्या व्यवहार किया, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो कहते हैं कि सबके अधिकार होने चाहिए, उन्होंने क्या व्यवहार किया? उन्होंने एक बहुत खतरनाक सामंतवादी व्यक्ति की तरह व्यवहार किया। और इतने सामंतवादी व्यक्ति को क्या बिहार की जनता, उस पार्टी को, और उस सामंतवादिता में तेज प्रताप के इस बाहर निकलने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? तेजस्वी यादव की है, तेजस्वी यादव के आसपास के लोगों की है। तो मुझे लगता है कि वो पहलू ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं विजय जी सहमत हूं कि बहुत आरजेडी पर तेज प्रताप के निकल जाने से फर्क नहीं होगा, मीसा के भी निकलने से नहीं होगा। अरे एक आप बोलना चाह रहे हैं? मुझे तो लग रहा था कि मतलब ये एक तेज प्रताप के लव स्टोरी के बाद मुझे एक वो जो हरियाणा में हुआ था कि चंद्र मोहम्मद बन के निकले थे, तो मैंने कहा कम से कम वो नहीं हुआ, ये परिवार से अलग हो गए। फेसबुक पे मैंने फोटो पोस्ट किया, मालूम पड़ा कि बाद में मुसलमान बन के निकलते हो, कहते मैंने दूसरा विवाह कर लिया है।
देखिए, अब तेज प्रताप का मुझे लगता है कि बहुत कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है और कोई बहुत बड़ा नेता भी नहीं है। अगर बड़े नेता होते तो इसका जो फायदा दूसरा जरूर उठाते, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, उनके सिंपैथी में दो शब्द बोलते हैं। तेज प्रताप राजनीति में कहीं हैसियत में नहीं है, और इनके अलग होने से, परिवार से अलग क्या है, ना परिवार के लोगों का उनको सपोर्ट मिल रहा है, ना राजनीति में उनको कोई सपोर्ट मिलेगा, ना राष्ट्रीय जनता दल के कोई विधायक या नेता उनके साथ जाएंगे, जो अकेले पड़े रहेंगे, और हो सकता है कि पार्टी ने टिकट देके विधायक बना दे। अच्छा, आगे एक खबर बहल साहब, उत्तर प्रदेश की मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और ये खबर समाज के लिए ज्यादा बड़ी है बनिस्बत के कि इस पे कोई राजनीति देखी जाए। उत्तर प्रदेश के इटावा में कुछ कथावाचकों के साथ, धार्मिक कथावाचकों के साथ बदसलूकी हुई। वो पूरा प्रकरण जो है आप जानते हैं। आरोप उनके ऊपर ये लगाया गया कि वो पहचान अपनी छिपा करके, नकली आई कार्ड बना करके, उसमें कुछ और नाम दिखा करके वो कथा करने के लिए आए थे। फिर बाद में उन पर यह मुकदमा भी हो गया, उनकी चोटी काट दी गई। मुकदमा बाद में ये भी हो गया कि उन्होंने किसी महिला के साथ छेड़खानी भी की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और एक बड़े धर्मगुरु आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो बाबा बागेश्वर के नाम से ज्यादा विख्यात हैं, वो दोनों अब इस पूरे विवाद में कूद पड़े हैं। अखिलेश यादव से जब इस पूरे प्रकरण पर सवाल हुए, आपको ये भी याद होगा कि इसमें एक और व्यक्ति जिसने कुछ अहीर रेजिमेंट नाम से कुछ संस्था बनाई, गगन यादव, वो भी आ गए थे, और बाद में उन्होंने जो है उस गांव में जाकर के जाने की कोशिश भी की, सब कुछ किया, तो उस पर काफी हंगामा हुआ, पुलिस ने एक्शन लिया, और अखिलेश यादव ने उस वक्त इस सबसे पीछा छोड़ा, मतलब पल्ला झाड़ते हुए कहा था कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और ये तो प्लांट किए हुए लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन ये विवाद नहीं खत्म हुआ। अखिलेश यादव से फिर ये सवाल हुआ कि ये कथावाचकों को लेकर जो विवाद चल रहा है, इस पर आपको क्या कहना है। अखिलेश यादव ने फिर पूरे कथावाचक समाज को ही जो है कटघरे में खड़ा कर दिया, और उन्होंने कहा कि कई बड़े कथावाचक जो हैं वो इतनी महंगी फीस लेते हैं कि आप एक सामान्य आदमी तो उनको अपने घर में कथा के लिए आमंत्रित भी नहीं कर सकता। फिर उन्होंने खुलकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम ले लिया, और उन्होंने कहा कि आप धीरेन्द्र शास्त्री को अपने घर में कथा के लिए बुला करके देखिए, वो अंडर टेबल मोटी फीस लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कई कथावाचक 50-50 लाख रुपए की धनराशि फीस के तौर पर लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लेते हुए बोले किसी की हैसियत नहीं रहेगी कि उनको बुला करके कथा करा ले, और कि वो अंडर टेबल पैसे लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री इस पूरे विवाद में कुछ संभल कर बोल रहे हैं। उन्होंने ये तो कहा कि कोई भी व्यक्ति कथा कर सकता है, भगवान का, ईश्वर का नाम लेकर उनके बारे में उनके प्रसंग बताना ये हर व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। और ये तो बड़ी लंबी चौड़ी एक यात्रा निकाल रहे हैं, इन्होंने बड़ा अभियान लिया हुआ है जातिवाद को खत्म करने का। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पहचान किसी को नहीं छुपानी चाहिए थी। बाबा बागेश्वर बोल रहे हैं कि अगर उस प्रकरण में ये बात पहले ही साफ हो जाती कि जो कथा कहने आए वो कौन से समाज से हैं, तो शायद ये बात इतनी बड़ी नहीं बढ़ती, और ये एक साजिश करार दी उन्होंने हिंदुओं को बांटने की। आपको सुना रहा हूं अखिलेश यादव और इनके साथ साथ बाबा बागेश्वर। और एक बयान और है हमारे पास। अब इस पूरे विवाद में कथावाचक समाज वो भी कैसे खेमों में बढ़ता जा रहा है, तो इसमें एक कुछ और कथावाचक जो हैं वो क्या बात कह रहे हैं, किसका पक्ष ले रहे हैं, ये भी आप सुनिए। गांव वालों को सब पता है कि ये यादव ही है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथावाचक ने भी पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। तो ये यादव लोग कथा कहते, तो कथा तो हर समाज के लोग कह रहे हैं। बड़ी संख्या में जो गैर बरादरियां हैं, सब बरादरी करती कथा। तो क्योंकि ये परिवार गरीब था तो इन्हें सस्ते में कथावाचक मिल गए, वो हमारे समाज के। विवाद बढ़े नहीं, झगड़ा बढ़े नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बुला करके यहां सम्मान कर दिया। 18 साल हो गए मुझे, बहुत भीड़ होती है, 2 चाचा लोग। हमें तो ऐसा, मेरे साथ में किसी ने ऐसा बर्ताव नहीं किया। मैं हर जगह जाती हूँ, हर कास्ट में कथा कहने जाती हूँ, सब लोग बहुत सम्मान देते हैं हमें। जाति के लोग लेके हमारे साथ में ऐसा कभी नहीं हुआ, बहुत ही निंदनीय है वो, और ऐसा नहीं होने करना चाहिए थी। जात से इतनी घृणा थी तो उनको वहां से भगा देते, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था। उनकी चोटी काट ली, उनका सम्मान ही काट लिया तो उन्होंने, तो ये नहीं करना चाहिए था।
अब मैं इस पर बहल साहब को कमेंट इसलिए चाहता हूं सबसे पहले क्योंकि हम लोग तो क्योंकि बहुत डिस्कशन में रहते हैं जातिवाद और चुनाव की में भी जातियों की खूब बात करते हैं। आप इसका एक आउटसाइड व्यू हमको दे सकते हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये हमारे देश के लिए ये जातिवाद पहले ही बहुत नुकसानदायक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब ये धार्मिक लोगों में चला गया, धार्मिक समाज को बांट रहा है। अब अगर आर्म फोर्सेस को देखें तो वहां पे कोई जातिवाद, कोई धर्म, कुछ नहीं है। हमारे एक ही जगह पे सबकी पूजा भी की जाती है, हम एक साथ रहते हैं और देश सर्वोपम रहता है हमारे साथ। और खासकर हमने अपने आप को कभी भी जातियों में नहीं बांटा है। और क्यों नहीं बांटा है? क्योंकि हमारा एम बहुत क्लियर है कि देश पहले है और देश की सिक्योरिटी सबसे ऊपर है और इसके आगे ही कोई और आता है। मैं खुद एंड में आता हूं। इसी वजह से हम लोग कहते हैं ना कि सबसे पहले कहते हैं इंटरेस्ट, ऑनर, वेलफेयर ऑफ द कंट्री कम्स फर्स्ट, thereafter the subordinates who are placed below you, and in the end comes interest, welfare and honor of yourself। मतलब कि सबसे अंत में आपका अपना सेफ्टी कंफर्ट आता है। लेकिन दो तीन चीजें इस पे मैं कहना चाहूंगा। अगर आप देखिए ध्यान से तो ये पहले क्रिमिनल इशू शुरू हुआ था। बिल्कुल, क्रिमिनल इशू का मतलब है कि एक आता है कथावाचक, वो अपना पहचान को छुपाता है, वो गलत पहचान कार्ड करता और महिला के साथ उसका इशू आता है कि वो कोई छेड़छाड़ की आरोप लगते हैं। और दूसरी तरफ से भी क्रिमिनल है। ठीक है, अगर वो गलत उसने अपनी जाति को छुपाया पहचान कार्ड, तो आप पुलिस को बुलाइए और पुलिस को हैंडओवर करिए। लेकिन अगर आप उसकी चोटी काटते हैं या फिर उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी क्रिमिनल एक्ट है। और योगी गवर्नमेंट ने क्या किया? दोनों के ऊपर केस फाइल किए। ये नहीं कि एक के ऊपर किए, दोनों के ऊपर किए। और जब से ये सरकार आई है, मेरा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब से सरकार आई है लॉ एंड ऑर्डर में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है यूपी के अंदर। और लॉ एंड ऑर्डर में जब वृद्धि हुई है तो कहीं ना कहीं ये इशू लॉ एंड ऑर्डर से शुरू हुआ था और उसको हाईलाइट करके जाति पे लेके जाया गया। तो ये कहा गया है कि क्योंकि जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उसको एक वीक पॉइंट बनाते हुए उन्होंने कहा कि जो, और दूसरी चीज उन्होंने इसमें सोशलिज्म भी ऐड कर दिया। उन्होंने कहा वो गरीब पार्टी के थे और गरीब फैमिली के थे और उनको एक सस्ता मिल गया। तो ये उन्होंने सोशलिज्म का पॉइंट भी इसके अंदर ऐड कर दिया। और कुछ लोग इसमें आलोचना अखिलेश यादव की कर रहे हैं कि भाई उन्होंने उस परिवार, वो जो कथावाचक थे उनको बुलाया, उनको शॉल उड़ाई, उनको सम्मान किया, जिनके साथ उनकी चोटी काटने का सारा गलत व्यवहार जो हुआ था। अखिलेश यादव इस पूरे प्रकरण में आपको कहीं गलत दिखाई दे रहे हैं क्या? देखिए, सच ये है कि अखिलेश यादव ही गलत है। क्यों? अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जो होता है वो सभी समाज का नेता होता है। वो अगर हर दूसरे चौथे कहने लगे कि हमारे समाज, हमारे समाज, हमारे समाज का अपमान, हमारे समाज का सम्मान, तो बहुत बुरा दिखता है। और ये मान लेते हैं इटावा की घटना है, उनके प्रभाव क्षेत्र का मसला है, उनका स्थानीय विधायक सांसद जाता, उसके यहाँ बैठता, थाने पर उनके लोग जाते और कहते कि भाई इसमें न्याय होना चाहिए। उन्होंने क्या किया? ढोलक तबले के साथ बुलाकर गाना गवाया, शॉल उड़ाया। अब ये क्या है? ये सीधे सीधे आपने जातीय संघर्ष को हवा दे दी। आप जब एक जाति को बुलाकर आपने किया तो जातीय संघर्ष को हवा दे दी। और पता नहीं, मैं तो हर बार जब अखिलेश जी बोलते हैं तो मैं प्रयास करता हूं। अभी विजय जी से मैं फिर आग्रह करूंगा कि थोड़ी मदद करें। उन्होंने कहा कि लाखों रुपए, 50-50 लाख लेते हैं। अब सही बात है, सबकी तो हैसियत नहीं है पूरे देश में। जैसे वो सैफई में बड़ी बड़ी हीरोइनों को बुलाकर नृत्य कराते थे, पता नहीं कितना पैसा वो सब लेते हैं। तब आती थी, सब चार्टर से आते थे, एक चार्टर में तो पता नहीं कितने घर चल जाए। तो मुझे लगता है जब ये कोई कहता है, क्या समाजवादी पार्टी का हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो बाबा बागेश्वर भी एक है, बड़े कथावाचक एक हैं। जिनकी मुरारी बापू की हैसियत होगी वो उनको बुलाएगा, जिनकी कुमार विश्वास और बाबा बागेश्वर की हैसियत होगी उनको बुलाएगा। ये कहना क्या चाह रहे हैं? लेकिन आप यूपी में भी चुनाव आने वाला है ना, अभी पंचायत के चुनाव भी होने हैं कुछ महीनों में। मैं एक सेकंड, मैं कह रहा हूं कि हर पार्टी जाति की राजनीति करती है, बीजेपी भी करती है। अब अगर अखिलेश यादव और वो उनके स्वजातीय हैं जिनके साथ ये गलत काम हुआ, वो तस्वीर अभी दिखा रहे थे, सर मुड़ना, बहुत गलत काम था उनके साथ। अगर उन्होंने बुला करके उनको एक तरीके से आश्वासन देने का अगर काम किया तो इसमें आपको इतना गलत क्या दिखाई दे रहा है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। आज तक किसी पार्टी के ऐसे मसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुझे याद करके बताइए। ये राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर इससे विभाजनकारी कदम नहीं हो। भाई वो तो करते पीडीए की राजनीति है। अब उन्होंने कहा ये पीड़ित जो है ये पीडीए के हैं। और दूसरी बात ये है कि जो कथा के लिए बुलाने वाले थे वो सवर्ण थे, नहीं वो ब्राह्मण थे। मैं फिर कह रहा हूं,
उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और यादव संघर्ष का कोई ऐसा बड़ा इतिहास नहीं रहा है। अखिलेश यादव ये गलती कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने भी कभी ये नहीं किया। जातीय संघर्ष से आपको कुछ मिल रहा हो तो करिए। मैं कह रहा हूं राजनेता हैं, आप करते हैं, हमारे मना करने से तो मानेंगे नहीं। और मैं तो बार बार कहता हूं भाई, कोई भी कथावाचक, मैं मतलब फेहरिस्त गिना सकता हूं रोज, अब तो इतनी चल रही है, किसी भी जाति का कोई कथावाचक ऐसा नहीं है जो भारत भर में घूम घूम कर कथा नहीं कर रहा हो। और हर जाति में एलिट से लेकर सामान्य कथावाचक तक हैं। तो इसमें कौन सी गड़बड़? वो एक दूसरे तरह का, आप उसको जाति कह लीजिए, क्षेत्रीय कह लीजिए, फिर उसमें जो आचरण है वो सब कह लीजिए, लेकिन वो विशुद्ध कानून व्यवस्था का मसला था। अखिलेश जी का व्यवहार इस पर उचित नहीं था। विजय जी, गलत दिखते हैं अखिलेश आपको इसमें? बिल्कुल नहीं दिखते। एक तो वो मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री होते तो वो सबके साथ खड़े होते। आज वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, और किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से ये एक्सपेक्ट करना ही चाहिए कि यदि उसके समाज या उसके वोट या जिसको वो समझते हैं कि उसके साथ कोई उत्पीड़न हुआ है, कोई गलत काम हुई है, तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। यही तो मौका होगा। आप ही कहेंगे कल को कि अरे वो उनको मार दिया, चोटी काट दी, सब कर दिया, और अखिलेश जी तो बोले ही नहीं कुछ। तो अखिलेश जी के बोलने में इसमें क्या आपत्ति है? उनके साथ खड़े होने में कोई आपत्ति मुझे नहीं लगती, बल्कि उनको खड़ा होना चाहिए। अब वो उनका तरीका है कैसे खड़े होते हैं, वो पैसा देकर वहां पर उनको मदद कर। जी ने कहा भी आप जातीय संघर्ष को हवा दे रहे हैं। नहीं, इसमें जातीय संघर्ष कोई नहीं है। जातीय संघर्ष का तो नतीजा था वो कि आप अभी जाति से निकले नहीं हैं। अब वो उसको किस तरह से देखते हैं, जातीय संघर्ष इससे कुछ नहीं होना। और मैं इससे सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई ब्राह्मण और यादव जातीय संघर्ष नहीं हो रहा। और समाजवादी पार्टी के तो बड़े नेता लोहिया जी के बाद जनेश्वर मिश्र रहे हैं। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि लोहिया के लोग का जो सबसे बड़ा बैनर लगा रहता था दिल्ली में शास्त्री भवन के सामने, वो जनेश्वर मिश्र के घर पर लगा रहता था। और मुलायम सिंह जी जनेश्वर जी की बात को मानते थे। इसलिए उत्तर प्रदेश में कोई ब्राह्मणों को लेकर, और भारतीय वो बीएसपी ने तो सरकार बनाई है ब्राह्मणों के साथ मिलकर। आपको याद हो जो नहीं, हाल कोशिश तो अखिलेश जी भी कर रहे हैं, माता प्रसाद पांडे को उन्होंने। हाँ, तो इसलिए कोई संघर्ष, माता प्रसाद पांडे को भी बनाया, तो कोई संघर्ष वो नहीं है। लेकिन किसी के साथ खड़ा होना कोई अपराध नहीं है मेरे हिसाब से, कि खड़ा होने की बात है। अरे यूपी में एक जातीय संघर्ष कह लीजिए या जाति को लेकर राजनीति कैसे संघर्ष में बदल गई, इसका एक और उदाहरण आपको देता हूं। प्रयागराज में करछना इलाके में भीम आर्मी ने जबरदस्त हंगामा किया। भीम आर्मी मतलब वो चंद्रशेखर आजाद जो सांसद हो गए, वो इनको रावण के नाम से भी लोग जानते हैं। अब चंद्रशेखर जो थे वो एक गांव में एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, उस परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे। लेकिन पुलिस को लगा कि ये जाएंगे और इनके साथ बहुत बड़ी तादाद में समर्थक जाएंगे, तो वहाँ पर गांव में जो है तनाव पैदा हो सकता है। क्योंकि आरोप जो लगा था वहाँ पर एक बार फिर वो ठाकुर समाज पर के लोगों पर लगा था, सवर्णों के एक परिवार के ऊपर आरोप लगा था हत्या का, और जिसकी हत्या हुई थी वो दलित था। इनको रोक लिया गया, इनको गेस्ट हाउस में ले जाया गया। कहा गया, पुलिस ने कहा कि हम परिवार को आपके पास यहाँ मिलाने के लिए यहाँ ले आते हैं, आप गांव में मत जाइए, हम वहाँ से पीड़ित परिवार को यहाँ ले आएंगे, यहाँ आप उनसे बात करेंगे। अब बताया जा रहा है, जो खबर है कि पुलिस पीड़ित परिवार को लेकर गाँव से निकल भी चुकी थी इनसे मिलवाने के लिए। ये गेस्ट हाउस में थे। रास्ते में इनके समर्थक जो गाँव के पास पहुँचने वाले थे, उन्होंने उस पुलिस की गाड़ी को रोक दिया, उस परिवार को यहां तक नहीं आने दिया। फिर उसके बाद वो पुलिस के साथ खूब उलझे। 40 गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है, जिसमें 4 गाड़ियां पुलिस की भी हैं। कई मोटरसाइकिलों को आग लगा दी गई है। सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को जमकर वहां पर नुकसान पहुंचाया गया है। और ये सब इनके जो समर्थक हैं चंद्रशेखर आज़ाद के, इनके समर्थक भी थे। और लोकल लोग भी इतने परेशान हो गए कि उन्होंने भी फिर मोर्चा लेते हुए इनके जो समर्थक जो पत्थरबाजी वगैरह भी करने लगे थे, फिर उनको जवाब देना जो है वो शुरू किया। तो अब सवाल ये है कि इस किस्म की जो भी हम संघर्ष की बात कर रहे थे, असल संघर्ष तो ये है और हो गया, और इसके बाद बड़ी सख्त कार्रवाई की जा रही है। और ये सारे जो समर्थक हैं इनके, इन सबको पुलिस ने गिरफ्तारी की, इनकी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब मैं आपको चंद्रशेखर की बात सुना, उनका एक बयान है वो सुना। आज एक भाई अपनी बहन से मिलने आया है, उनको न्याय दिलाना है। मैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उनकी बात को मैं सुनूंगा नहीं, जहां तक मुझे उनकी बात पहुंचानी वहां पहुंचेंगे नहीं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इनके पास पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, लाठी डंडे हैं, गोलियां, रोक लेंगे क्या? मुझे पार्लियामेंट में भी इस आवाज को उठाने से रोक देंगे क्या? मुझे सड़क पे इस लड़ाई को लड़ने में क्या सिर्फ कौशाम्बी की लड़ाई प्रयागराज में लड़ी जा सकती है? लखनऊ में भी लड़ी जा सकती है। आप यहां रोकोगे तो हम जिस तरह से हमने 10 तारीख को लखनऊ में पहले एक आंदोलन किया था, इस बार फिर करेंगे। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, ये लड़ाई जारी रहेगी। ये संदेश के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, और मैं जमीन पे इसलिए बैठा हूँ ये बताने के लिए क्योंकि हमारे सारे कार्यकर्ता जमीन पे बैठे हैं और शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात रख रहे हैं।
उम्मीद है पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मदद करेगा। अगर सिर्फ यहाँ सरकार और इस पर एक्शन क्या हो रहा है मैं वो भी आपको बता देता हूं। प्रयागराज हिंसा करने वालों पर पुलिस का जबरदस्त डंडा चलना शुरू हो गया है। भीम आर्मी के 50 कार्यकर्ताओं को हिरासत में अब तक लिया जा चुका है। सीसीटीवी के जरिए बाकी उपद्रवियों की पहचान हो रही है और इनके ऊपर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है योगी सरकार में पुलिस। और हिंसा के दौरान जो सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी जो है वो इन्हीं लोगों से की जाएगी। मैं समीर साहब आपसे कमेंट लेना चाहूंगा, इसमें गलती बताएं। मतलब ये तो खैर ये खुद उस पूरे प्रकरण में तो गेस्ट हाउस में थे जो खबर में आया, तो इनके ऊपर ऐसा उकसाने वाला तो सीधा आरोप नहीं लगा, लेकिन इनके कार्यकर्ता जरूर उस गांव में जाना चाहते हैं। देखिए मुझे लगता है कि सिलसिले चंद्रशेखर आजाद इसके लिए जिम्मेदार है। भाई कार्यकर्ता क्या पसंद करता है? कार्यकर्ता वही पसंद करता है जो उनका नेता चाहता है। उनको पता है कि भाई हमारे नेता के गेस्ट हाउस में रोका हुआ है, अगर कोई यहाँ नहीं आने दिया रहा है, हम अगर उधम करेंगे तो हमारा नेता खुश होगा। वो चंद्रशेखर तो इसी गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ऐसे सांसद है। अब उनको लग रहा है 2027 का चुनाव हो रहा है, बहन मायावती बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, एक बड़ा वोट बैंक उनको लेना है। वो पूरे पहली बार तो नहीं है कि चंद्रशेखर के समर्थकों ने इस तरह से गुंडागर्दी की। इनको गांव में जाने देते तो ये सब होता ही नहीं। तो जब लेके आ रही थी ना पुलिस तो पीड़ितों को लेके आपके पास लेके आ रही है। एक धारा 144 लगी है पुलिस के लिए, आप आज जा नहीं सकते और आपको वहां जाने की क्या जरूरत थी? जब पीड़ित को वहां पर लेकर आया जा रहा है, आप अपने कार्यकर्ताओं से कह सकते थे कि भाई आप जहां पर हो वहां शांति से धरना प्रदर्शन दीजिए, कोई हिंसा नहीं होना चाहिए। हिंसा हो रही है और उसका आप उसका समर्थन कर रहे हो। उसके बाद में जब दबाव बढ़ा तो आप कह रहे हो मुझे नहीं मालूम कौन कार्य करता है। चंद्रशेखर की राजनीति इसी तरह की राजनीति है। वो पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुके हैं और मुझे लग रहा है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो अभी तक पीड़ित महिला के लिए न्याय की बात कर रहे थे, उनके ऊपर भी एक आरोप लगा है, उसके भी वो न्याय की बात कर लें। त्रिपाठी जी का एक छोटा कमेंट, प्रयागराज का मामला ने जाऊंगा तो ये तो फिर वो हो जाएगा जरूरी है। नहीं, मैं बस इस पे प्रयागराज के संदर्भ में मैं नहीं कहना चाहता हूँ। मैं तो सचमुच समझ नहीं पा रहा हूँ क्या सांसद का इतना विशेषाधिकार है कि वो ऐसे लोगों को भड़काता रहे। करीब करीब 60-70 बच्चों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है, जमकर उनकी पिटाई हुई जो होनी ही चाहिए, क्योंकि पुलिस की गाड़ी पर हमले का मतलब सीधे सीधे आप जानते बूझते अपराध कर रहे हैं। और ठीक ऐसे ही करीब 20 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। जो इटावा वाला प्रकरण हुआ था उसमें जो गगन यादव ने कर दिया था और जो अखिलेश यादव ने सम्मान किया था, उसके बाद वो घटना हुई थी। मैं फिर कह रहा हूं, नेताओं के चक्कर में आकर ये मत कीजिए। और ये जो घटना थी इसमें कार्रवाई पुलिस प्रशासन की उसमें भी हुई थी, इसमें भी हो रही। सवाल यह है कि चंद्रशेखर वहां क्या कर रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं? और भड़काने गए थे तो खुद क्यों नहीं जाके जमीन पर बैठे हुए थे? खुद तो सर्किट हाउस में है। और जब उनको पुलिस लेकर आ रही थी तो इससे बेहतर तरीका क्या है? उस परिवार की बात तो सुनते, और अगर उनको लगता कि नहीं है लेकिन उन्होंने भड़काया, उनके समर्थकों ने पुलिस की गाड़ी को आग लगाई है, लोगों को मारा है, आपसी संघर्ष वहां के गांव में शुरू हो गया। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगामकर साहब और एएस बैल साहब हमारे मेहमान हैं। बहुत स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का। हमने बिहार से शुरुआत की आज के इस प्रोग्राम की, उसके बाद आपको यूपी की कुछ खबरें बताई। अब आपको हम बताते हैं पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, खासतौर पर तृणमूल कांग्रेस में। तृणमूल कांग्रेस के अंदर की जो राजनीति है अब वो बार बार खुलकर सामने आने लगी है, जिसमें पार्टी के बड़े बड़े नेता सांसद खुलकर एक दूसरे की धज्जियां उड़ाते हैं। अब जो ताजा प्रकरण है उसमें टीएमसी के 2 बड़े नेता कल्याण बनर्जी जो सांसद भी हैं और जहां तक मुझे याद है ये राज्यसभा में वो लीडर भी हैं तृणमूल कांग्रेस के, और महुआ मोइत्रा जो एक फायर ब्रांड नेता भी हैं, खुद भी सांसद हैं। ये दोनों एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। अच्छा, इन दोनों की अदावत जो है बहुत पुरानी है। पहले पुराना वाला प्रकरण बताता हूं, फिर आपको ये वाला प्रकरण बताऊंगा। आपको याद होगा कि कुछ हफ्तों पहले जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था, उस दौरान इन दोनों की अदावत इतनी बढ़ गई थी कि इनके इंटरनल पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेजेस तब सार्वजनिक हो गए थे और सड़क पर दोनों की लड़ाई हुई थी, बहसबाजी हुई थी। और कल्याण बनर्जी ने यहां तक कहा था कि इन्होंने, महुआ मोइत्रा ने पुलिस बुला करके उनको गिरफ्तार करने के लिए भी किसी ऐसे पुलिस वाले से कहा था। बात वहां तक बढ़ी थी। उसके बाद पार्टी ने बीच बचाव किया होगा, लगा था कि मामला शांत हो गया। लेकिन अब, और ये बड़ा दुखद प्रकरण है जिस पर ये राजनीति हो रही है। आप सब जानते हैं कि साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में एक लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है। उस वारदात का जो मुख्य आरोपी है उसके संबंध तृणमूल कांग्रेस के साथ बताए जा रहे हैं। उसकी तस्वीरें अभिषेक बनर्जी के साथ सामने आ चुकी हैं। अब ये इतनी विभत्स वारदात हुई, इसके बाद 2 बयान आए, कल्याण बनर्जी का और एक इनके विधायक है मदन मित्रा उनका। कल्याण बनर्जी और इन दोनों के बयान पर विवाद हुआ। दोनों के बयान पर पार्टी ने खुद को इनके बयान से अलग किया।
वो मैंने आपको कल सुनाया भी था। कल्याण बनर्जी ने यह कहा था कि अगर कोई दोस्त अपनी दोस्त के साथ बलात्कार कर दे तो पुलिस क्या करेगी। हर जगह तो पुलिस नहीं हो सकती, हर जगह पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी जा सकती। कल्याण बनर्जी ये कह रहे थे कि ये उन्होंने बाद में सफाई देते हुए कहा कि ये एक सामाजिक समस्या के तौर पर है और पुरुषों का माइंडसेट वो बदलने की जरूरत है। इस प्रकार के अपराध तब रुकेंगे, लेकिन इस पर विवाद हो गया। अब मदन मित्रा ने भी एक ऐसी बात कही। मदन मित्रा ने यह कहा था कि अगर वो लड़की वहां ना जाती तो ये बलात्कार नहीं होता। अगर वो अपने कुछ दोस्तों को साथ ले जाती या परिवार के लोगों को साथ ले जाती या किसी को बता देती कि मैं यहाँ जा रही हूँ तो भी उसके साथ ये घटना नहीं होती। इन दोनों घटनाओं के ऊपर पहले तृणमूल कांग्रेस ने खुलकर सोशल मीडिया पर इनके नाम लेकर के कहा कि इनके बयान ये इनसे हम सहमत नहीं है, हम इन बयानों की निंदा करते हैं और ये पार्टी का विचार नहीं है, ये इनके निजी विचार हैं। पार्टी के उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए, उस पर एक्स पर पोस्ट करते हुए महुआ मोइत्रा ने यह कहा कि मिसोजिनी मतलब महिलाओं के खिलाफ एक सोच रखने वाली जो प्रवृत्ति है ये हर पार्टी के नेताओं में है। मेरी पार्टी के नेताओं में, कुछ नेताओं में भी है, लेकिन मेरी पार्टी और पार्टियों में अंतर यह है कि मेरे यहां ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है। अब उनका सीधा निशाना, मदन मित्रा तो इसमें कोलैटरल डैमेज थे, उनके निशाने पर थे कल्याण बनर्जी, जिनकी उनके साथ पुरानी दुश्मनी चल रही है। कल्याण बनर्जी ने यह महुआ मोइत्रा का ट्वीट देखा और वो आग बबूला हो गए और उसके बाद फिर कल्याण बनर्जी ने कोई सीमा नहीं रखी। फिर कल्याण बनर्जी महुआ मोइत्रा की पर्सनल लाइफ पर आ गए, उन्होंने उनके ऊपर पर्सनल अटैक किया। आपको मालूम है महुआ मोइत्रा ने अभी हाल ही में बीजेपी के सांसद रहे पिनाकी मिश्रा, बीजेडी के, माफ कीजिएगा, उनके साथ उनका विवाह हुआ है और वो घूमने भी गई थी। 1-1.5 महीने के बाद दोनों वो लोग वापस लौटे हैं। अब कल्याण बनर्जी ने कहा कि असली महिला विरोधी तो महुआ मोइत्रा हैं। इन्होंने एक 65 वर्ष के पुरुष के साथ शादी की जिसकी 40 साल की पुरानी शादी थी, उसका परिवार था। उस महिला का क्या जो 40 बरस से उस व्यक्ति के साथ रही, लेकिन वो परिवार तोड़कर महुआ मोइत्रा ने इनके साथ विवाह कर लिया। परिवार तोड़ने वाली, महिला को दुख पहुंचाने वाली ये असल प्रवृत्ति महिला विरोधी, ये तो महुआ मोइत्रा की है। और ये 1-1.5 महीने विदेश में हनीमून से मनाकर लौटी हैं और अब यहां आकर मुझसे लड़ने लगी हैं। तो ये जो है सब कुछ तृणमूल कांग्रेस में इस वक्त हो रहा है। अब ये कोई पार्टी की कोई इंटरनल फैक्शनल राइवलरी है, दो धड़े आपस में लड़ रहे हैं, या ये केवल दो नेताओं की आपस की ईगो की लड़ाई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। त्रिपाठी जी, नहीं, देखिए जो भी है सवाल यहाँ ये करना चाहिए कि क्या ये किसी पार्टी में हो सकता है। तो हाँ, मैं सुना दूं कल्याण बनर्जी की, सुना दीजिए, बयान सुना दीजिए। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে উনি 1.5 মাসের হনিমুন করে কি এসে ফিরেছেন ভারতবর্ষে? আর ভারতবর্ষে ফিরে এসেই কি পিছনে লাগা আরম্ভ করে দিয়েছেন? She is saying আমি anti. She is a person who always against all women leader of our constituency. All women leaders. She will not allow to work anyone. Anti-woman, she has charged it. What she is? What is she? She has broken a family of a 40 years marriage and married a guy of 65 years. This is Mahua Moitro. This is Mahua Moitro. Expelled by the parliament for the breach of ethics. She is talking about the philosophy. Most anti-woman is Mahua Moitro. She knows only her future. She knows how to make money. Nothing more than that. एक बात जोड़ दूंगा आगे में, इन्होंने बयान में यह भी कहा है कि महुआ मोइत्रा का सिर्फ एक ही क्लेम था इस पार्टी में आकर सांसद बन जाने का, कि उन्होंने ये दावा किया था कि मैं राहुल गांधी की मित्र हूं। ये बात भी, ये कल्याण बनर्जी ने ये बात बोली। हाँ त्रिपाठी, ये तथ्य ठीक है कि महुआ मोइत्रा का करियर जो है वो कांग्रेस पार्टी से ही शुरू हुआ था, ये सच है। और एक कंपनी के साथ थी, किसी जगह इन्वेस्टर समिट जैसे प्रोग्राम में ममता बनर्जी से उनकी भेंट हुई और एक तरह से कहें कि बड़ी कंपनियों के लिए वो जो लाइजन की भूमिका होती है वो महुआ मोइत्रा निभाती थी। अब तो खैर वो लेकिन अब इस इनकी पर्सनल लाइफ पर आना, नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूं कि देखिए ये ऐसे समय में ये विवाद खड़ा हुआ है जब पूरा देश शर्मसार है,
कोलकाता के उस लॉ कॉलेज की घटना के बाद। ऐसे में अगर किसी पार्टी का दो सांसद, एक महिला और एक पुरुष सांसद, कमाल की बात यह है कि दोनों के ऊपर संसदीय मर्यादा को तार तार करने के गंभीर आरोप है, दोनों के ऊपर, चाहे वो कल्याण बनर्जी हो चाहे वो महुआ मोइत्रा हो। महुआ मोइत्रा ने तो संसद की, जिसको कहते हैं अगर कोई संप्रभुता जैसा शब्द हम अगर माने, तो उसको तार तार किया, क्योंकि उनका जो लॉगिन कोड था वो कहीं और से हुआ, उसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता हुई, जिसकी कल्याण बनर्जी बात कर। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की कोई रीति नीति नैतिकता नहीं है, चाहे जैसे चरित्र के लोग हों, चाहे जिस तरह की बात करें। और निश्चित तौर पर किसी के ऊपर पर्सनल अटैक क्या करना है भाई, महुआ मोइत्रा का मन है वो चाहे जिस उम्र के व्यक्ति से शादी करे, या आपका भी मन हो किसी भी उम्र के व्यक्ति से शादी कीजिए। लेकिन ये जहां तक गए, इसका मतलब ये हुआ कि जितना कुछ ये बोल रहे हैं उससे बहुत ज्यादा ये लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहेंगे। और आपको याद होगा पिछली बार भी जब था तो कल्याण बनर्जी ने इसी तरह से बात की थी। कई बार ये भी लगता है कि महुआ मोइत्रा ने पार्टी पर कुछ इस तरह से कैप्चर किया है कि पार्टी के जो पुराने नेता हैं वो बहुत खींच कर, बहुत कुड़ कर रहे हैं। इनका असली दर्द यही है, वैसे यही है, कुछ कर नहीं हमने तो जो है जीवन दे दिया पार्टी को, और महुआ मोइत्रा तब पार्टी में आई जब पार्टी सत्ता में आ गई थी। वो दशक से भर से ज्यादा का जो संघर्ष है उस दौरान तो हम थे। महुआ मोइत्रा आती हैं, आते ही फिर वो सांसद भी बन जाती हैं, बर्खास्त होती हैं तो दोबारा से फिर सांसद बन जाती हैं। देखिए सर, देखिएगा ममता बनर्जी के जितने भी सांसद है, किसी में अब नैतिकता बची नहीं है। अगर कोई नैतिकता वाला सांसद होता तो जवाहर सरकार के समान राज्यसभा से इस्तीफा दे देता है, लोकसभा से इस्तीफा दे देता। जिस तरीके से आरजीकर मेडिकल के कॉलेज की घटना घटने के बाद राज्य सरकार ने जिस तरीके से व्यवहार किया था ममता बनर्जी ने, तो उन्हीं के सांसद जवाहर सरकार ने राज्यसभा छोड़ दी थी कि राज्य सरकार का जो व्यवहार रहा है मुझे पसंद नहीं आया। अब ये सत्ता के लालची सब लोग इकट्ठे, ममता बनर्जी का पार्टी के अंदर कंट्रोल नहीं है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच जो सत्ता का संघर्ष, ममता बनर्जी का पार्टी पर कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब अभिषेक बनर्जी पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी जो जिलाध्यक्ष सूची जारी हुई थी उसमें 80% अभिषेक बनर्जी ने जो नाम भेजे उनको वहां का संगठन का प्रभारी बना दिया गया है। और अभिषेक बनर्जी के समर्थक कह रहे हैं कि अगला जो विधानसभा चुनाव होने वाला है बंगाल के अंदर, अभिषेक बनर्जी टीएमसी को लीड करने वाले हैं। तो ये दोनों भी किसी फैक्शंस में बिल्कुल बटे हुए हैं, और पूरी पार्टी ये बट रही है। और ये बता रहा है कि ममता बनर्जी अगर अपने सांसदों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो ये बता रहा है कि ममता बनर्जी कितनी पार्टी के अंदर ऐसा हो चुकी है, और पार्टी कौन चला रहा है। क्या ममता बनर्जी का पार्टी चला रही है? क्या पीछे से अभिषेक बनर्जी कंट्रोल कर रहे हैं? कौन है कल्याण बनर्जी के पीछे, कौन है महुआ मोइत्रा के पीछे, और कौन है बाकी विधायकों के पीछे जो रोज आपस में लड़ रहे? और ममता बनर्जी अपने सांसदों को रोकने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, ये सारी घटनाएं, ये सारे रुझान जो हैं, ये ममता बनर्जी की पार्टी के लिए और उनकी पॉलिटिक्स के लिए बड़े नुकसानदायी इस वजह से भी हैं कि पश्चिम बंगाल में अगले साल ही चुनाव होने जा रहा है। अब हो सकता है इन सारे विवाद का जनता पर कोई असर ना पड़ता हो, वोटर पर कोई असर ना पड़ता हो, लेकिन आप खुले में अगर आकर के, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, अपना डर्टी लिनन धोएंगे, अपने कपड़े, सारे गंदे कपड़े जनता के बीच आकर के धोएंगे, तो कुछ तो छींटे पड़ेंगे और फिर रिएक्शन भी होगा। ये दोनों बातें, मतलब इस पर तो चर्चा करना भी कि भाई किसी की पर्सनल लाइफ पर अलग मुद्दा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कहीं हम तो उनके ट्रैप में नहीं है। आज बंगाल का बड़ा इशू क्या है कि लॉ कॉलेज में गैंगरेप हुआ, हम उसकी बजाय ममता बनर्जी, ये महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के जो पर्सनल डिस्प्यूट है, जिसमें वो हनीमून की और तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। सर, ये मतलब ये आज एमपीज हैं। नहीं, मैं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज का जो बंगाल का इशू तो बड़ा वो है कि वहाँ लॉ कॉलेज की गैंगरेप पर क्या कर रही है ये सरकार, और इन दोनों के बीच की अदावत तो बहुत हमने पहले देख ली। आपने बहुत सारा विस्तार से उसकी चर्चा भी कर दी है। और मुझे लग रहा है यदि आज की घटना को मैं देख लूँ, ये दूसरी बार है कि ये महुआ मोइत्रा को जिस तरह से वो बोल रहे हैं कल्याण बनर्जी, वो महुआ मोइत्रा से लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो तो चैलेंज कर रहे हैं ममता बनर्जी को। महुआ मोइत्रा पर ममता बनर्जी का पूरा भरोसा है, और इसीलिए वो जब दोबारा हुआ, जिसका अभी हर्ष जी ने जिक्र किया, जो घटना हुई संसद में लॉगिन वाला, और उसके बाद उनको दोबारा से टिकट दिया गया, दोबारा जिताया गया, तो महुआ मोइत्रा पर ममता बनर्जी बहुत भरोसा करती है। तो यदि महुआ मोइत्रा को सार्वजनिक तौर पर जिस तरह से बयानबाजी वो कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, इसका मतलब वो तो ममता बनर्जी को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये तो पार्टी के जो अंदर जो झगड़े हैं वो बड़े हैं, ये छोटा इशू है। मतलब ये मिसगनी तो है ही कि जिस तरह से महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करने की बात कर रहे हैं, क्या मतलब कल्याण बनर्जी खुलकर बागी हो गए, खुलकर बागी हो गए, मतलब इससे ज्यादा क्या बागी हो सकते हैं। इसको आप सिर्फ महुआ मोइत्रा तक मत जोड़कर। अच्छा, एक कमेंट मुंका पे, जब ये एक्स पर पोस्ट आया पार्टी का कि हम इनके बयान से सहमत नहीं, उसमें एक लाइन ये लिखी थी, वी हैव जीरो टॉलरेंस ऑन
क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो इसके जवाब में उन्होंने एक और बयान दिया कल्याण बनर्जी ने। उन्होंने लिखा कि जीरो टॉलरेंस इंसिडेंट से पहले या इंसिडेंट्स के बाद? जीरो टॉलरेंस कब आती है आपकी महिलाओं के खिलाफ जब अपराध होते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सौरभ जी। अपराध जब महिलाओं के ऊपर होते हैं, हम जब भी बात करते हैं, अगर इसको पॉलिटिकली ना भी देखें, हम इस तरीके से देखें कि महिलाएं इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट भारत के अंदर ऊपर लेवल पे या मिडिल लेवल पे नहीं कर पा रही, उसका एक कारण है कि उनकी अपनी सेफ्टी ट्रांसपोर्टेशन के भी, चाहे वो जाती हैं घर से लेके ऑफिस तक, और फिर उसके बाद ऑफिस में उनके साथ क्या हो सकता है। और ये एक लॉ कॉलेज था और गार्ड रूम के अंदर ये हुआ। लेकिन आपको मैं दो चीजें इस पे कहना चाहूंगा। सबसे पहले महुआ मोइत्रा ने शायद मेरे हिसाब से इनका नाम नहीं लिया था, कि अगर उनका नाम नहीं लिया तो फिर वो क्यों इतना, बट वो बड़ा एविडेंट था क्योंकि उस पार्टी की पोस्ट में इन दोनों का, कल्याण बनर्जी का नाम था। बिल्कुल। तो दूसरी बात जो आ जाती है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, और दूसरी बात जो आ जाती है वो ये आती है कि इस समय जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने पिछली बार से आरजी कार केस से सीखा है। अगर आप देखिए जो एसआईटी फॉर्म हुई बहुत जल्दी फॉर्म हो गई। उन्होंने हॉकी स्टिक से लेके क्लोथिंग से लेके डीएनए से लेके मेडिकल टेस्ट से लेके इंस्पेक्शन जहां पे हुई है, वो सारी चीजें अगर देखें इतनी जल्दी सारी कुछ की गई हैं, और इनिशियल रिपोर्ट भी ऐसे आई है कि चारों गिरफ्तार हो गए हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी है वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि इस इशू से ज्यादा बड़ा इशू है बंगाल का, जिसमें वो काफी हद तक अपने आप को सुरक्षित समझती हैं। अब एक खबर जरा महाराष्ट्र से आपको दे दे। महाराष्ट्र में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। महाराष्ट्र में पहले तो आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है, लेकिन टकराव को टालने के लिए फडणवीस सरकार ने अपनी 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर जो आदेश निकाले थे उस पर अपने कदम वापस खींच लिए हैं। फडणवीस सरकार ने वो दोनों नोटिफिकेशन रद्द कर दिए हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर वापस ले लिए हैं, जिसमें कहा गया था कि पहली से लेकर 5वीं क्लास तक प्राइमरी स्कूल में मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को फर्स्ट से स्टैंडर्ड 5 तक हिंदी भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाना होगा। पहले ये कहा था कि अनिवार्य रूप से पढ़ाना होगा, फिर दूसरा गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल करके इसको वैकल्पिक तौर पर कर दिया गया। खुद मुख्यमंत्री फडणवीस ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि सरकार ने इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। इस समिति की रिपोर्ट आने के बाद महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू किया जाएगा। नोटिफिकेशन रद्द करने का ऐलान करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को हिंदी विरोधी और अंग्रेजी का समर्थक बताया, और ये उद्धव ठाकरे अपनी जीत के तौर पर इस पूरे प्रकरण को पेश कर रहे हैं, और ठीक भी लगता है क्योंकि उन्होंने 5 जुलाई को राज ठाकरे अपने भाई के साथ मिलकर इस मुद्दे पर एक बड़ा मोर्चा, बड़ा मार्च निकालने की का आह्वान उन्होंने किया था, कि घोषणा की थी, और इसको एक बड़ा मुद्दा उन्होंने बताया था। इसको मराठी अस्मिता का मुद्दा बना दिया था, मराठी मानुष का मुद्दा बना दिया था, और उनका कहना था कि हिंदी को अनिवार्य नहीं किया जा सकता, और कम से कम पहली से 5वीं तक, मतलब बिल्कुल छोटी उम्र के बच्चों के ऊपर तीसरी भाषा का बोझ नहीं लादने हम देंगे, और विशेषकर हिंदी तो नहीं पढ़ाने देंगे। आपको पढ़ानी है तो आज 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाइए। तो अब वो कह रहे हैं कि ये हमारी जीत है, और देवेंद्र फडणवीस को झुकना तो जरूर पड़ा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जब खुद मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने एक समिति की सारी सिफारिशों को मानते हुए यही 3 लैंग्वेज पॉलिसी अप्रूव कर दी थी। आज वो हिंदी का विरोध कर रहे हैं और अंग्रेजी के समर्थन में बात कर रहे हैं। ये जो 3 भाषा का सूत्र है जो नई शिक्षा नीति ने दिया है, उसके ऊपर श्रीमान उद्धव ठाकरे, ये जिस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने डॉक्टर माशेलकर जी की कमेटी तैयार की थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट देकर पहले क्लास से मराठी के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य की जाए, कंपलसरी की जाए, इस प्रकार का रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट को उद्धव जी की कैबिनेट ने स्वीकारा। कैबिनेट के निर्णय के मिनट्स ऑफ द मीटिंग पर श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, इनकी सिग्नेचर है, और अब उस पर वो राजनीति कर रहे हैं। हमने ये बार बार बताया कि मराठी अनिवार्य है और कोई भी भारतीय भाषा आप सीख सकते हो, किंतु इनका विरोध हिंदी को है, इनका विरोध हिंदी भाषा को है। भारतीय भाषा को विरोध है
और अंग्रेजी के लिए रेड कारपेट है। इनको अंग्रेजी चलती है लेकिन हिंदी नहीं चलती। पण तूर्त त्यांनी हिंदी सक्तीचा जी.आर. रद्द केला आणि जर का त्यांनी रद्द केला नसता तर मराठी माणसाची एकजूट ही आता झालेली आहेच, पण त्यांनी रद्द केला नसता तर 5 तारखेच्या मोर्चात आता सुद्धा येणारच आहेत, पण अगदी भाजपामधले एसएनसी गटातले अजित पवार गटातले अनेक मराठी प्रेमी हे सहभागी होणार होते आणि होणारही आहेत। त्यांना सुद्धा मी खास धन्यवाद देतोय की मातृभाषेचं प्रेम हे पक्षाच्या पलीकडे असलं पाहिजे। और आपको बता दें, महायुति सरकार के हिंदी भाषा की अनिवार्यता के इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की मनसे ने 5 जुलाई को बड़ी रैली करने का ऐलान किया था, जिसमें उन्हें कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी समेत कई दूसरे मराठी दलों का साथ मिल गया था। अब जब सरकार ने इस आदेश को रद्द कर दिया है तो इस रैली के होने पर अब सवाल उठ रहे हैं और माना जा रहा है कि ये रैली अभी होगी, लेकिन इसका प्रारूप थोड़ा बदल दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रैली ही ठाकरे भाइयों के साथ आने की नींव बनने वाली है। और इसमें जो सबसे बड़ा इस सारी घटनाक्रम का और राजनीति की जो वजह है वो है बीएमसी का चुनाव। बीएमसी का चुनाव नजदीक है और ऐसे में माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की सियासी केमिस्ट्री नजर आ सकती है। उद्धव ठाकरे अपने आखिरी के लिए बीएमसी को बचाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2017 में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हुए थे, जिसमें उद्धव ठाकरे के 84 और राज ठाकरे के 7 पार्षदों को जीत मिली थी। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सत्ता गंवाने के बाद अब बीएमसी से अपनी पकड़ कमजोर होने देना नहीं चाहते, क्योंकि ये उनकी सियासत को बचाए रखने का आखिरी किला या आखिरी डोर मानी जा रही है। 227 सीटों वाली बीएमसी किसी भी राजनीतिक दल के लिए इतनी जरूरी क्यों है, उसका जवाब उसके वार्षिक बजट को देखकर मिलता है। 2025-26 में यह बजट 74,366 करोड़ रुपए का था, जो कि देश के 7 छोटे राज्यों के वार्षिक बजट से ज्यादा है। इसीलिए ये बीएमसी का चुनाव इतना इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मराठी मानुष के नाम पर होने वाली हर छोटी बड़ी राजनीति या छोटी बड़ी घटना बहुत बड़ी ना बन जाए, ये मद्देनजर बैकफुट पर शायद देवेंद्र फडणवीस को जाना पड़ा। सर, निश्चित रूप से अभी बीएमसी का चुनाव ही, मतलब अगर देखा जाए तो सिर्फ बीएमसी के चुनाव की अगर हम बात करें, बीएमसी के अलावा पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी एक बड़ी जहाँ मराठियों का वर्चस्व है और 29 नगर निकाय जो है बड़े, वहाँ मराठियों का एक बड़ा प्रभुत्व पूरे महाराष्ट्र के अंदर। बेसिकली बॉम्बे को देखकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर ये साथ में आ रहे हैं और जिस तरीके से देवेंद्र सरकार ने कदम वापस खींचा, उसे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि भाई हमने पहली लड़ाई जीत ली है, अब 4 जुलाई को रैली के बाद हम अगला कदम तय करेंगे। यह दरअसल जनता को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये तगड़ा विरोध किया है, उसके कारण राज्य सरकार ने कदम वापस खींचा। यही बात सही है, मतलब इसका क्रेडिट राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ आने वाले थे इस घटना को दिया जाए? नहीं, साथ आते या न आते वो बात की बात थी। निश्चित रूप से ये एक मराठी सेंटीमेंट जो है, अगर बीएमसी को देखेंगे 227 सीटों में से अगर 100 सीटें अगर आप देखेंगे तो मराठी प्रभुत्व की सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होगा कि मराठी का वोट बैंक जो लोकसभा चुनाव में उनके साथ नहीं था, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आ गया था। अगर वो बीएमसी में अगर शिफ्ट होता है और वो सेंटीमेंट अगर रहता है कि भाई ये सरकार देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते, एक मराठी व्यक्ति के रहते हुए भी मराठियों का हित कम किया जा रहा है और उत्तर भारतीय या हिंदी भाषियों को बढ़ाया जा रहा है, अगर ये सेंटीमेंट लोगों के बीच में घर कर गया तो सिर्फ बीएमसी में नहीं, आपको 4 साल बाद तो फिर चुनाव में जाना है। और जिस आधार पर शिवसेना मराठी अस्मिता की बात करती है, फिर राष्ट्रीय सर मैं समझना चाह रहा हूं आपसे कि ये मुद्दा तो देवेंद्र फडणवीस सरकार ने खुद डाइल्यूट कर ही लिया था। पहले वो थर्ड भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य किया, बाद में उसको इलेक्टिव बना दिया। उसमें यह प्रोविजन भी दिया गया कि अगर क्लास के 20 बच्चे तय कर लें कि हमें हिंदी की जगह कोई और भाषा सीखनी है तो वो भाषा सिखाई जाएगी। उसके पहले कि जो आप देखिए, अगर शिक्षा मंत्री की अगर बात करें, दादा भुसे शिक्षा मंत्री महाराष्ट्र के, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो एकनाथ शिंदे के मंत्री है। जब उनसे ये जी.आर. निकाला गया, जब उनसे कहा गया कि भाई मराठी को अनिवार्य क्यों किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई अब महाराष्ट्र के अंदर उत्तर भारतीय और हिंदियों का ज्यादा बोलबाला हो गया है। बंबई में कितने मराठी बचे, उन्होंने पूछा, मराठी में बंबई में कितने मराठी है जो उद्धव ठाकरे मराठियों की राजनीति करेंगे। ये मामला यहां से तुल पकड़ा और मुझे लग रहा है इसके अंदर स्थानीय राजनीति भी है। एकनाथ शिंदे के मंत्री ने जो बयान दिया मराठियों को लेकर, क्या इसके पीछे एकनाथ शिंदे का ये इंटेंशन था पार्टी का कि ये लेकर एक माहौल खराब किया जाए, जिससे देवेंद्र फडणवीस जो मराठी लीडर है उनके लिए मुश्किल हो जाए कि वो किसका पक्ष लेंगे क्या। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक
सरकार जो संगठन, सरकार में जो तीनों लोग हैं, इनके बीच में सामंजस्य की कमी है। अब ये बड़ा सारी राजनीति थी इसके बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल, या तो महायुति के अंदर की थी, नहीं तो मराठी के नाम पर सारी पार्टियों की। अच्छा, अब इसमें जो असल मुद्दा है हिंदी का, वो कोई इशू है क्या? आप सब भी ये सोच रहे होंगे कि भाई हिंदी, बच्चे हिंदी पढ़ें तीसरी भाषा के तौर पर, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? पहली भाषा मराठी है जो अनिवार्य है, दूसरी अंग्रेजी है वो भी अनिवार्य है, तीसरी भाषा इलेक्टिव है। तो इसमें विवाद क्या है? पहले तो ये हुआ कि भाई साहब आप ये कंपलसरी कर दिया, तो कंपलसरी को हटा दिया। अब कह रहे हैं कि बच्चों के ऊपर भाषा का बोझ पड़ेगा। तीसरी भाषा वो कोई और पढ़ ले तो बोझ नहीं पड़ेगा, हिंदी पढ़ेगा तो ही बच्चे के ऊपर बोझ पड़ेगा। और मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूं, आप इसको चेक कर लीजिएगा जाकर के। मैंने कल आदित्य ठाकरे का एक इंटरव्यू सुना सर। उस इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में, आदित्य ठाकरे कहते हैं कि मैं बचपन में हिंदी की ट्यूशन पढ़ता था जब मैं स्कूल में था। फिर वो आगे कहते हैं कि मेरे दादाजी मतलब बाला साहब ठाकरे ने मुझे कहा था कि बेटा 3 चीजें जरूर करना। पहला, अच्छी मराठी बोलनी आनी चाहिए, मुझे आती है। दूसरा, अच्छी अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, वो भी मुझे आती है। और तीसरा उन्होंने जोर देकर कहा था, अच्छी हिंदी आना भी बहुत जरूरी है। तो मुझे हिंदी की ट्यूशन लेनी पड़ी थी। उन बाला साहब के बेटे राजनीति कर रहे हैं इसमें हिंदी भाषा पर। समझाया आपने, उसमें एक चीज और जोड़ी है कि बाला साहब और आदित्य के बीच में जो कड़ी है, यानी उनके पिता उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री रहते हुए माशेलकर समिति की रिपोर्ट को लागू किया, जिसमें 1 से 12वीं तक हिंदी की बात की गई और अनिवार्य की गई। जो देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल का जीआर आया था वो 1 से 5वीं का है। हर दुनिया का जितना भी शोध हुआ है वो बताता है कि अगर बच्चा जितनी भाषाएं पढ़ लेगा, वैसे तो आज के समय में भाषा का विवाद अब रहा नहीं, और वो जो भी करना चाह रहे हैं, मुझे तो इसमें कोई ताकत दिखती नहीं। ठीक है, सेंटिमेंटली ठीक है, उनको साथ में आना था तो एक बना लिया, वरना आज के समय में जहां 30 सेकंड में आपका कोई भी अनुवाद हो जाता है, जहां किसी भी बड़े छोटे कार्यक्रम में आप जाते हैं तो आपको एक मशीन कान में लगा लेनी है, जिस भाषा में चाहिए उसमें अनुवाद हो जाता है। तो वैसे समय में क्या भाषा बहुत मायने रखेगी? लेकिन अगर संपर्क भाषा की बात कहें तो क्या हिंदी है, इसमें कोई ऐतराज है? और महाराष्ट्र के बड़े बड़े साहित्यकार, कवि, नेता वो हिंदी के लिए लड़ते रहे, ये पहले समझना चाहिए। ये जो कहा जाता है ना, ये तमिलनाडु जैसा विरोध नहीं है। और ये जो मराठी भाषा के नाम पर आप देखें तो मराठी भाषा के नाम पर कोई आंदोलन बाला साहब भी नहीं खड़ा कर पाए। ये तथ्य है, इसको समझिए। कभी वो मराठी अस्मिता, मराठी संस्कृति, रोजगार में दूसरों का हिस्सा, इसको तो कहते थे, लेकिन मराठी भाषा के नाम पर कोई आंदोलन नहीं खड़ा हुआ कि किसी को राजनीतिक तौर पर बड़ी ताकत बना दे। और एक रोचक जानकारी जो मुझे सुबह मेरे किसी सामाजिक परिवार के मित्र ने भेजी कि मराठी भाषी के लिए सबसे आसान होता है हिंदी पढ़ना, दोनों की लिपि एक ही है, देवनागरी। हमने मराठी नहीं सीखी, लेकिन बोलते हैं तो कुछ समझ लेते हैं ना, थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं। 1 महीना आप रहिए मराठी समझने लगेंगे, 1 हफ्ते रहिए गुजराती समझने लगेंगे, 15 दिन रहिए पंजाबी सीख लेंगे। विजय जी, फिर क्या है इसमें कंट्रोवर्सी? क्या राजनीति तो है ही इसमें, राजनीति तो इसमें कोई विवाद नहीं है कि राजनीति नहीं हो रही। और वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को भी एक एक्सक्यूज चाहिए था कि साथ कैसे आए, ये भी तो होता ना। अब जब आप चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिलाते हैं तो वो भी तो एक एक्सक्यूज है ना, कैसे साथ आए। तो राजनीति में कोई ना कोई एक्सक्यूज चाहिए होता है, कर्पूरी ठाकुर के लिए भी चाहिए होता है। ये पता है क्या करते हैं चौधरी चरण सिंह? विजय जी क्या करते हैं, जैसे अभी ईरान करता था, वो इजराइल के ऊपर 30-40 मिसाइल मारता है, नॉर्मल वाली, ठीक, वो सर बताते हैं अभी, उसके बीच में एक हाइपरसोनिक मार देता था जो अंदर घुसती थी। ये बीच में एक हाइपरसोनिक निकाल देते हैं। तो मसला ये नहीं है, तो वो विवाद तो है ही। वो जिस कमेटी का चर्चा करें 2020 की, जब खुद उद्धव ठाकरे थे, वो हुआ उसके बाद। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि मराठी को फिर से आप समझिए, ये रीजनल एस्पिरेशंस की बात होती है, इसके लॉजिक्स काम में नहीं आते ना, खासतौर से पॉलिटिकल जब लीडरशिप हो रही हो और बीएमसी का चुनाव हो रहा। आप समझिए, यदि ऐसा इतना आसान होता तो देवेंद्र फडणवीस क्यों विड्रॉ करते? और फिर आप एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। अभी तो आप कह रहे थे कि अनिवार्य, मतलब सरकार, पहले तो कह रहे थे कि कंपलसरी नहीं है, फिर आपने कहा कि पहले ऑर्डर में तो अनिवार्य थी, तो फिर कंपलसरी था, फिर दूसरी बार आपने कहा कि कंपलसरी नहीं है और अब आपने विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब मराठियों का एक प्रेशर है, इसके बिना आपने ये फैसला नहीं किया। मैं इससे एक आगे की बात कह रहा हूँ, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र है, एनईपी में केंद्र सरकार को इस पर से फिर से विचार करना चाहिए कि ये जो थर्ड लैंग्वेज। 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमा पार से आतंकवादी हमला हुआ। जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक न्यू नॉर्मल सेट किया। अब अगर भारत पर कभी कोई टेरर अटैक होता है तो भारत की सेना घुसकर मारेगी, इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, जैसा कि 7 मई को भारत की फौज ने किया।
लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार अभी सरकार को घेरने की कोशिशें हो रही हैं। इसको एक चुनावी मुद्दा और एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। कभी नरेंद्र सरेंडर ये डायलॉग कहा जाता है, कभी कितने विमान गिरे, कितना नुकसान हुआ, राफेल गिरा कि नहीं गिरा, इसकी जानकारी मांगी जाती है। अब एक नया विवाद, इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास के एक सैन्य अफसर कैप्टन शिव कुमार एक सेमिनार में बोल रहे थे। उन्होंने वहां जो बातें कही उनको उठा करके इस पर एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी खड़ी की गई। उस सेमिनार में कैप्टन शिव कुमार ने यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स को सिर्फ पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को तबाह करने का आदेश दिया गया था, न कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला करने का या उनके एयर डिफेंसेस पर हमला करने का या पाकिस्तान की एयरफोर्स या सेना को निशाने पर लेने का। हमारा मकसद केवल एक था, हमें जो एम दिया गया था वो केवल एक था, इन आतंकवादी अड्डों पर आप प्रहार कीजिए। लेकिन एक कंस्ट्रेंट था कि हम सीधे पाकिस्तान की सेना को एंगेज नहीं करना चाहते थे और इस वजह से हमारे कुछ जेट्स का नुकसान हुआ। यह बात कहने वाले वो कोई पहले व्यक्ति नहीं है। यह बात भारत के सीडीएस कह चुके हैं। ये बात ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो अफसर थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं कि जंग है, नुकसान होता रहता है, मुद्दा ज़रूरी है कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा किया या नहीं किया। तो वो बात बिल्कुल साफ है, दुनिया मानती है भारत ने अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर पूरे कर लिए थे। लेकिन अब जो इन्होंने बात कही और इन्होंने जो एक लाइन बोली कि ये पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट था हमारे ऊपर जिसकी वजह से हमारे कुछ जेट्स गिरे, तो अब ये एक सियासी मुद्दा बन गया है। अब कांग्रेस पार्टी फिर ये सवाल पूछ रही है कि आखिर नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत की सेना के हाथ क्यों बांधे हुए थे? क्या पॉलिटिकल आदेश की वजह से, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स की वजह से भारतीय सेना का नुकसान हुआ, भारत का नुकसान हुआ? और अब इसका जवाब भारतीय जनता बीजेपी एनडीए की सरकार दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दें। तो आप सबसे पहले तो वो हिस्सा ही सुन लीजिए जो उस सेमिनार में हमारे जो ये सैन्य अफसर थे कैप्टन शिव कुमार, इन्होंने क्या बातें कही थी। There was the issue of separation of enemy air defense and destruction of enemy air defense, which was not undertaken earlier because the constraints given by the political leadership was to only target the terrorist camp. However, still it went on, and so what news we know, I may not agree with Tommy when he says that India lost so many aircrafts and all that. But we all can agree that whatever losses was mentioned, it only speaks about 7th of May. But this skirmish went on till 10th of May. So what happened on 8th of May, 9th of May, and 10th of May this is what happened. So there was complete air superiority, and there was separation of enemy air defense undertaken. उन्होंने केवल इतनी बात कही कि भाई हमें पहली 6-7 तारीख को हमें आदेश था आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने का, इसलिए जो नॉर्मल किसी अगर हम जंग में जाते तो पहले आप दुश्मन की एयर डिफेंसेस पर प्रहार करते हैं ताकि आपको एयर सुपीरियरिटी मिल सके। हमने उस वक्त वो नहीं किया था, इस वजह से हमारे ऊपर खतरा ज़्यादा था। ये बात उन्होंने कही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि पहली बार वो ये बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन कैप्टन शिव कुमार के इस बयान को आधार बनाते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना लगाया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पहले सीडीएस ने सिंगापुर में महत्वपूर्ण खुलासे किए, अब वरिष्ठ रक्षा अधिकारी इंडोनेशिया में ऐसे दावे करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने और विपक्ष को विश्वास में लेने से इनकार क्यों कर रहे हैं? संसद के विशेष सत्र की मांग आखिर क्यों खारिज कर दी गई है? तेरे एयर कमांडर साहब, जो उन्होंने बात कही इसमें कुछ रहस्योद्घाटन, कोई नई बात सामने आने जैसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखें जो कार्यपूर्ण, जो बहुत ही डास्टर्डली अटैक किया था पाकिस्तान जनरल आसिफ मुनीर ने टीआरएफ और एलईटी का हेल्प लेते हुए पहलगांव के अंदर, तो हमने उसका क्या रिस्पांस देखा? क्या हम जाएं रशिया यूक्रेन की तरह कि हम 3 साल तक बस लड़ते ही रहे वहां पे और बाहर ही ना निकल पाए? या फिर हमारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जो हम अचीव कर सकते हैं और जो एक क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन दें कि कोई भी आतंकी हमला जो भारत के अंदर होगा उसका जवाब बहुत स्ट्रांगली दिया जाएगा। तो किसने अटैक किया था? टेररिस्ट ने अटैक किया था, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू वो हुआ था। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो हमने 9 टारगेट्स चूज किए थे, जिसके अंदर हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर कवर होते थे, और उस टारगेट्स पे
पे हमको प्रॉपर इंटेलिजेंस थी, प्रिसाइज इंटेलिजेंस थी कि इसके अंदर आतंकवादी हैं, तब हमने उनको चूज करके और जो हमको दिया गया था ऑर्डर की अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, वो हमने अचीव किया हर हालत के अंदर, जो कि हर सोल्जर करता है क्योंकि उसके लिए मिशन सबसे ऊपर होता है। नहीं, लेकिन वो जो लाइन है ना, इसमें मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, हमारा रिस्पांस क्या था? मेजर्ड, प्रोपोर्शनेट एंड रिस्पॉन्सिबल, यानी कि नॉन एस्केलेटरी था। हम नहीं चाहते थे कि यह युद्ध वो रशिया यूक्रेन की तरह चला जाए, और हमने मिलिट्री टारगेट्स को नहीं टारगेट किया, सिविलियन टारगेट्स को नहीं टारगेट किया, हमने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया और 100 लोगों को मारा। सर देखिए, वहां एक शब्द उन्होंने ये इस्तेमाल तो किया, वो हमने भी सुना, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट जी, कि हमारा पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट ये था कि आपको केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला करना है जी। तो क्या इससे कोई खतरा बढ़ गया था? वायुसेना के हाथ बंद गए थे क्या? देखिए, पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट इज द गोल एंड वॉर इज ओनली अ मींस ऑफ अचीविंग इट। ये क्लॉजविस ने कहा था, मैंने नहीं कहा, बहुत बड़े थिंकर थे। तो जब वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट था, हर वॉर में पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट होते हैं। क्यों कंस्ट्रेंट था वो रीजन मैं दे रहा था। कंस्ट्रेंट इसके लिए था कि हमारे प्रधानमंत्री चाहते थे कि ये हम आतंकी ठिकानों को हिट करें, हमें इसे एस्केलेटरी नहीं बनाना चाहिए था, नहीं बनाना चाहते थे। और नॉन एस्केलेटरी बनाते हुए जब हमने हमले किए और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया हमारी मिलिट्री एसेट्स के ऊपर या हमारे सिविलियन गुरुद्वारे, मंदिरों और चर्चेस के ऊपर, तब हमने अटैक किया उनके बेस, एयर बेसेस और रेडार। और सबसे पहला ऑपरेशन जो हम करते हैं वो हमेशा सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, यानी कि उनके रेडार्स, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स पे हमला करते हैं ताकि वो हमको ना रोक सके, हमारे ऊपर कोई भी एट्रिशन ना कर सके, और हम जाके फिर दुश्मन को बताते हैं। क्या हमने वो किया? बिल्कुल किया। क्या हमने पाकिस्तान को 90 घंटे के अंदर घुटनों पे टेका कि नहीं टेका? टेका हमने। तो हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स प्रूव किए। और ये बात, भारत ने सारे ऑब्जेक्टिव पूरे किए, इसमें कोई शक नहीं जी। और ये बात भी उन्होंने बड़ी साफ बोली, जो आगे जो नहीं बताया जा रहा है या जो भी इस पर राजनीति करना चाहते हैं, कि आपने 8, 9 और 10 को क्या किया। हमें तो जो भी नुकसान हुआ वो 7 तारीख को हुआ। बिल्कुल। 8, 9 और 10 को तो आपने आप उनके आसमानों पर खुलिया आपकी मिसाइलें चल रही थी और वो बिल्कुल हमने अपने आप को अपने देश के अंदर रखते हुए उनके कोई भी टारगेट सिस्टम को नहीं छोड़ा। लेकिन जब आदेश हुआ होगा कि आप इन 9 जगहों पर टेरर कैंप्स पर प्रहार कीजिए जी, तो ये तो मान के चला जा रहा होगा ना कि पाकिस्तान पलट के आएगा। जी बिल्कुल। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं कि ऐसे वो इस हालत में भी पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस पर हमला नहीं किया जा सकता था। देखिए, जब वो वापस रिटर्न पे आया तो ड्रोन्स के साथ आया ना, लेकिन जब वो मिशन हम फ्लाई कर रहे थे वो उस टाइम पे अटैक हुआ, और उस मिशन फ्लाई करते टाइम पे पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट था। पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट का यह मतलब नहीं है कि कोई गलत चीज थी। पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट का यह मतलब था हमारा टारगेट मिलिट्री टारगेट नहीं है, सिविलियन टारगेट नहीं है। और यह बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड इसलिए करने के लिए क्योंकि नॉन एस्केलेटरी हमारी पॉलिसी थी और ग्रेजुएटेड पॉलिसी थी कि अगर पाकिस्तान हमारे मिलिट्री टारगेट्स पे हिट करेगा तभी हम हिट करेंगे। हम सीधे जंग नहीं करना चाह रहे थे पाकिस्तान के साथ। नहीं, अब ये कंट्रोवर्सी खत्म कैसे होगी सर, आप ही बताएं। मतलब ये तो अब सीडीएस साहब के बाद अब एक और बयान आया है। नहीं, देखिए, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट का एक तो मतलब समझना चाहिए हमें। पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट का मतलब, जैसे बहल साहब ने बहुत ठीक से समझाया, हिंदुस्तान में पाकिस्तान जैसा मसला नहीं है ना। पाकिस्तान में तो सेना जो मर्जी है वो करे। यहाँ जो सेना है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर में है। पॉलिटिकल लीडरशिप मतलब जो हमारी सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति है, वो फैसला करते। तो ये उन्हें देखना है कि देश के हित के लिए क्या है। सेना जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है कि उसे एग्जीक्यूशन करना है कि सरकार ने क्या कहा है, उसके फायदे नुकसान वो भी उन्हें ही झेलने पड़ेंगे। मैं फिर से एक बार आपको याद दिलाऊं कि 99 को याद कीजिए, एयर कमांडर सबको याद होगा कि कारगिल में भारतीय वायुसेना काफ़ी दिन से सरकार पर दबाव बना रही थी कि हम इस पर अटैक करें। हो सकता है उसमें कुछ करेक्शन हो सकता, लेकिन प्रधानमंत्री जो उस समय थे वाजपेयी जी, उन्होंने उस पर थोड़ा सा रुके हुए थे और उन्होंने फाइनल जब ऑर्डर दिया तब भी कहा कि हमें एलओसी क्रॉस नहीं करनी है, और उसके रहते हुए उसी में हमने उसको जीत को हासिल किया। तो सेना समझा सकती, कन्विंस कर सकती है सरकार को कि भाई हमें इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, लेकिन फाइनल ऑर्डर तो सरकार का हो, और वो कोई भी सरकार हो। इसमें जो डिबेट है कांग्रेस की तरफ से, ये डिबेट दूसरी है। वो डिबेट वो ये कह रहे हैं कि आप दुनिया भर को तो ये बात बता रहे हो, हमें नहीं बता रहे। हमें मतलब जो देश की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपोजिशन है, जो पार्लियामेंट का जो सेशन बुलाने की बात थी, स्पेशल सेशन बुलाने की बात थी, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की बात थी, उसमें क्यों नहीं बता रहे। मतलब ये सब जानकारी दुनिया भर को आप बता रहे हैं
कैप्टन शिवकुमार बता रहे हैं। इस पे कांग्रेस ने इस पे ऑब्जेक्शन नहीं किया कि क्या हुआ, सरकार ने किससे आदेश किया? सरकार ही तो आदेश करेगी ना, समझे? सरकार, और सरकार आदेश का मतलब ये नहीं होता कि प्रधानमंत्री के नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो जो हमारे सीडीएस हैं, जो आर्मी के चीफ्स हैं, उनके साथ डिसाइड करके क्या बेस्ट कंट्री के लिए हो सकता है वो करना होता है, और सेना को आदेश होता है कि जो कहा गया है उसको कैसे हम अचीव करें। तो कांग्रेस का एक, आप मानते हैं कांग्रेस इसमें गलत नहीं है? गलत नहीं है, नहीं, उनका कहना कि भाई आप हमें देश को विश्वास में लीजिए। देश को विश्वास बधाई में त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, देश को विश्वास लेना ये तो किसी भी सरकार की हर तरह की जिम्मेदारी है। आप कहें राजनीतिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी बात जिस लोकतंत्र की बात हम, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ दो चीजें हैं। जब हम कहते हैं कि स्पेशल सेशन बुलाया जाना है, उसके बीच में जो बयानबाजी जिस तरह की होती है, नेता प्रतिपक्ष ये यहां नहीं जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष क्या सवाल कर रहे हैं? हमारे कितने जहाज गिर गए, राफेल कितने गिर गए। मैं भी ये मानता हूं कि बिल्कुल सर्वदलीय बैठक होनी ही चाहिए थी, लेकिन शायद ये जो विपक्ष और सरकार के बीच में संवाद की एक जो कमी है, और उसका दूसरा क्या निकाला, सरकार ने जो आज तक कभी नहीं हुआ कि विपक्षी सांसदों का ही प्रतिनिधिमंडल विदेश में भेजा। तो एक तरह से कहें, ऐसा नहीं कि सरकार विपक्ष से बात नहीं कर रही, हाँ, लेकिन यह जरूर है कि सर्वदलीय बैठक बिल्कुल होनी चाहिए थी। और मेरा यह मानना है कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी रहना चाहिए था। अब चूंकि वो मॉनसून सेशन अनाउंस हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बीच में कोई और गुंजाइश है। सरकार का भी बहुत स्पष्ट रुख है, और विपक्ष भी शायद यही चाहता है कि वो ऐसा दिखाए कि देखिए हमें नहीं बता रहे हैं। लेकिन सच ये है कि बहुत ही गैर जिम्मेदार सवाल लगातार पूछे गए। बताना, विश्वास में लेना अलग चीज है। जब आपको डिफेंस फॉरेन सेक्रेटरी, वो खुद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को, जिसके शशि थरूर चेयरमैन थे, उसको सब कुछ बताते, उसके बाद भी कहना कि हमें कुछ नहीं बताया गया। दो सर्वदलीय बैठक हुई, उसके बाद भी कहना कि हमें कुछ नहीं बताया गया। तो ये थोड़ा सा डाइवर्ट करने की भी कोशिश है। समीर जी, मैं इसी से जुड़ी अगली खबर है, आप इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। अब मैं आपको जरा पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो भी बता देता हूं। पाकिस्तान कंगाल है, इसमें किसी को शक नहीं, और वो कभी वर्ल्ड बैंक, कभी IMF या और अपने साथी मित्र देशों की जो डोल्स होती हैं, उनकी तरफ से जो ग्रांट्स दी जाती हैं, उधार दिए जाते हैं, उन पर जी रहा है। और अब उसके दोस्त चीन ने भी एक बार ऐसी मेहरबानी फिर दिखा दी है। पाकिस्तान ने कटोरा लेकर चीन से फिर भीख मांगी, और चीन ने पाकिस्तान को इसके बदले $3.4 अरब का कर्ज का रोल ओवर दे दिया, ताकि पाकिस्तान को कंगाली से थोड़ी देर के लिए बचा लिया जाए। चीन की मदद के बाद पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो अब $14 अरब पर पहुंच गया है। $14 बिलियन से कम विदेशी मुद्रा भंडार होने पर पाकिस्तान को IMF की तरफ से जो कर्ज अनाउंस किया गया है वो नहीं मिलता। ये शर्त थी कि 30 जून तक आपके फॉरेन रिजर्व्स $14 बिलियन होने चाहिए, और इसके लिए पाकिस्तान गया गिड़गिड़ाता वो चाइना के पास, मेरे पास तो पैसे नहीं है और मुझे कोई दे नहीं रहा, अब मैं ये जो गैप है इसको कैसे पूरा करूं। तो चीन ने दो काम किए। चाइना ने पाकिस्तान को कुछ पहले से उधार दे रखा था, जो उसकी लौटाने की तिथि नजदीक आ रही थी। चाइना ने कहा कि अच्छा ये तुम मुझे बाद में लौटा देना, तो इसी को रोल ओवर कह रहे हैं कि वो लोन रोल ओवर कर दिया गया, तो मुझे बाद में दे देना। कुछ $2 बिलियन, $2 अरब के करीब पाकिस्तान ने अभी 2 महीने पहले चीन को लौटाए थे। चाइना ने वो भी उसको उधार के तौर पर दोबारा लौटा दिए। तो इस तरीके से चाइना ने IMF की शर्तों के उल्लंघन से पाकिस्तान को बचा लिया। अब IMF ने भी कई $बिलियन की सहायता का ऐलान कर रखा है, लेकिन उसमें रोक लग जाती है अगर ये कंडीशन मीट नहीं की जाती। तो अब शहबाज शरीफ वैसे चलते बड़ा सीना चौड़ा करके हैं, लेकिन बातों में कह देते हैं कि हम जहां जाते हैं लोग सोचते हैं कि ये फिर कुछ मांगने आया है। अब वही हुआ उनके साथ, बड़ा भीख मांगा है। देखिए, पाकिस्तान के साथ तो अब अगर देखा जाए तो दोनों देश जुड़े हुए। एक समय अमेरिका पाकिस्तान को भर के सपोर्ट करता रहा, जब भारत पे इतने आतंकवादी हमले होते रहे, गतिविधियां होती रही, उसके बाद भी अमेरिका पाकिस्तान को तमाम तरह की आर्थिक मदद करता रहा, सैन्य मदद करता रहा, और चीन तो करेगा ही पाकिस्तान को पूरी मदद, क्योंकि चीन जानता है कि भाई पाकिस्तान रहेगा तो भारत को अस्थिर करने के लिए जितने संभव होंगे वो चीन पाकिस्तान के माध्यम से करेगा। चीन उन्हें हथियार दे रहा है, चीन उन्हें टेक्नोलॉजी दे रहा है, चीन उन्हें पैसा दे रहा है, चीन उन्हें भारत के अंदर की जो इनपुट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए दे रहा है कि आप लड़ो, हम पीछे से आपको साधन संसाधन और सुविधाएं मुहैया कराते रहेंगे, आप भारत को किसी भी स्थिति में आर्थिक रूप से मजबूत मत बनने दो, और भारत को इतना लड़ते रहो भारत से कि
भारत चाइना के बराबर ना आ सके। चीन की ये चाल है और दुनिया इस बात को जानती है और मुझे लगता है कि अब भारत को भी ये कहना चाहिए। अभी आप देखिए रक्षा मंत्री अभी गए थे एससीओ के बैठक में, चीन गए थे, वहां पर चीन पहलगाम का जो मामला था उसको लिया नहीं, राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। तो चीन तो खुल के सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को हर मामले में, दुनिया भी जानती है, अमेरिका भी इसको पूरा खुल के सपोर्ट कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि भारत को भी ये कहना चाहिए चीन से और पाकिस्तान से, खासतौर से चीन से, कि अगर आप इस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे तो जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि टेरर और ट्रेड साथ साथ नहीं चल सकते, तो आपके साथ हमारा ट्रेड नहीं चलेगा। अगर आप टेरर के लिए पाकिस्तान की मदद करोगे तो हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये चाइना के साथ करना है इतना नहीं, लेकिन आपको कहना पड़ेगा ना कि आप उसके साथ व्यापार करते रहो और वो आपके खिलाफ दूसरे देश को मदद करते रहे और वो आपके देश में आतंकी हमला करते रहे। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी आज स्टेज में है कि चीन के आंखों में आंखें डाल के कहने की ताकत है उनकी। कई मौके पर प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं और मुझे लग रहा है कि बातचीत चल रही होगी। केंद्र सरकार ने अपनी बात जरूर चीन के पास ये बात पहुंचाई। इसी में वो आसिम मुनीर की तस्वीर चली तो मैं उससे भी जुड़ा एक अपडेट आपको दे देता हूं। एक वो तस्वीर चला दीजिएगा, टैंक पर चढ़ करके सारे लोग बात करने गए थे एक बार। एक तो तस्वीर बड़ी मजेदार है वो। तो वो हुआ ये कि जी ये तस्वीर, अच्छा, इस पर पाकिस्तानी लोगों ने पूछा था भाई जंग में टैंक तो चले नहीं, तुम टैंक पे क्यों चढ़ गए थे जाकर के। आसिम मुनीर लेकिन अब आतंकवादियों के समर्थन में कैसे खुलकर आ गया है। हमने कल एक स्टेटमेंट दिखाया था जिसमें इसने फिर कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले लोगों का समर्थन करने की बात कही थी। अब एक खबर ये आई है कि जितने आतंकवादी ठिकानों पर भारत ने हमले किए उन सबका रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है और उन सबके रिकंस्ट्रक्शन की सारी डेडलाइन, टाइमलाइन, उसकी फाइनेंसिंग आसिम मुनीर खुद कर रहा है। और आसिम मुनीर ने नजर रखी हुई है और लक्ष्य दे रखा है कि ये सारे के सारे जो भी ध्वस्त हुए, चाहे वो मुरीद के का लश्कर तैयबा का या बहावलपुर का जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर हो, ये इतनी डेट तक बन जाने चाहिए और मुझे रिपोर्ट चाहिए इसके बारे में। यहां तक भी कहा जा रहा है कि मदरसे पाकिस्तान में 1 जुलाई को खुल जाते हैं, वैसे 20 जून को खुल जाते हैं, लेकिन ये क्योंकि ये इनके हेडक्वार्टर बर्बाद हो गए थे और वहाँ मदरसे नहीं चल पा रहे थे, तो आसिम मुनीर ने फिर 1 जुलाई की डेडलाइन दी और कहा कि 1 जुलाई तक ये सारी की सारी बिल्डिंग्स जो हैं, इमारतें, ये दोबारा ऑपरेशनल हो जानी चाहिए, जो भारत की मिसाइलों और बम से तहस नहस हो गई थी। तो वो खुलकर अब हिमायत में आ गया। और एक बयान बैल साहब उसने कल ये भी कहा है कि हम तो आतंकवाद पर रोक लगा ही रहे थे, भारत ने तनाव पैदा करने के लिए हमला कर दिया हम पर। बेचारे बहुत ही मुश्किल से उन्होंने पहलगाम अटैक को क्लियर किया था, 2 नेशन थ्योरी कह के और साथ में जुगुलर वेन की बातें करके हिंदू मुस्लिम्स के बारे में बड़ा मुश्किल से शायद उन्होंने वो क्लियर किया था। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी सारी अहम चीजें सौरव जी, और खासकर आपका एक प्रोग्राम आया था जब हमने उसमें डिस्कस किया था कि 44% लोग पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी लेवल से नीचे हैं, यानी कि उनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं हैं, और जो जूझ रहा है पानी की किल्लत से। और लोग वहां पे कौन सी जगहों पे, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनवा है, पीओके है, सिंध है, सिंध के अंदर जो उनका कमर्शियल कैपिटल है उसके साथ भी वही हाल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब हम ये देखते हैं कि जब वो अपना डिफेंस बजट को 20% बढ़ा देता है, $9 बिलियन कर देता है, वो खरीदता है J-35 5th जनरेशन, जो इतने महंगे जहाज है, चाहे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, पर डिस्काउंट क्या 90% है, डिस्काउंट अगर वो 50% भी दे तो भी कितना महंगा होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना महंगा होगा अपने देश के अंदर। जब वो बड़े बड़े वेपन सिस्टम्स खरीद रहा है, ड्रोन जो कि बहुत एडवांस खरीद रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है? तो मैं ये कह रहा हूं कि जब उसको लोन लेना है, अभी आप कह रहे हैं चीन से लोन ले रहा है, $29 बिलियन उसका ऑलरेडी चीन के साथ है। मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिकन स्टडी कह रही है। $32 बिलियन इसके बाद हो जाएगा लोन जो डेट है उसका, जो उसे वापस करना है, और ये ज्यादातर सीपेक के थ्रू है। $32 बिलियन का मतलब है वो डेट ट्रैप में फंस चुका है। उसने तो अपना ग्वादर पोर्ट और ग्वादर एयरपोर्ट भी दे दिया, पर वो वर्ल्ड के एम्प्टीएस्ट पोर्ट और एयरपोर्ट है। वो सब कुछ करने के बाद भी अब वो रिसोर्सेज देख रहा है बलूचिस्तान की, ताकि उसको भी बेच सके और वो जनरल्स की जेब में जाए, लेकिन पाकिस्तान की जनता की जेब में ना जाए, उनका कोई भला ना हो। आखिरी चीज जो मैं इसमें कहना चाहता हूं कि ये जितनी भी बातें करते हैं आसिफ मुनीर, इनका नैरेटिव है, इनका वजूद जो है वो इस वजह से है पाकिस्तान आर्मी का कि भारत एक थ्रेट है। कन्वेंशनली तो हमको वो बीट नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे? वो इस्तेमाल करते हैं टेरर एलिमेंट्स का,
और भारत को ब्लीड थ्रू 1000 कट्स, जो उनकी फिलॉसफी भुट्टो के टाइम से, जनरल जिया के टाइम से चल रही है, उसको फॉलो करते हैं। और ये रीजन है उनका कि चाहे वो लोन ले, भीख ले, कुछ भी ले, जनरल रिच हो रहे हैं और देश पुअर हो रहा है। अच्छा, आप जरा दूसरी जंग की बात कर लेते हैं। ईरान और इजराइल के बीच भले अब सीज फायर हो गया है, लेकिन तनाव तो अब भी बरकरार है। अच्छा, अब झगड़ा नेतन्याहू और खामेनेई के बीच था अभी तक, लेकिन अब इसमें ईरान के एक बड़े शिया धर्मगुरु की एंट्री हुई है। ये भी आयतुल्ला कहलाते हैं। इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक फतवा जारी किया है और दोनों को अल्लाह का दुश्मन कहा गया है। ये ग्रैंड आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी हैं। इन्होंने यह फरमान जारी करते हुए दुनिया भर के सारे मुसलमानों को एकजुट होने को कहा है। उन्हें ईरान के खिलाफ एक्शन लेने वाले अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने के लिए कहा है। मकरम शिराजी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जो हमारे नेताओं को धमकी देगा, वो वॉरलॉर्ड या मोहरेब माना जाता है। मोहरेब वो व्यक्ति होता है जो ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ता है, और ईरान के कानून के मुताबिक ऐसे व्यक्ति की सजा होती है सजाए मौत। उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता है। आपको बता दें कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ इजराइल ने 13 जून को एयर स्ट्राइक की थी। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए थे और जवाब में ईरान ने भी खूब मिसाइलें दागी थी। और टेंशन अब और ज्यादा बढ़ गई जब अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के फोर्डो परमाणु प्लांट पर फिर बम गिराए। हालांकि इसके बाद सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। अब लेकिन इस फतवे का मतलब क्या है? फतवा, आपको सलमान रश्दी याद होंगे। सलमान रश्दी भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक, जिन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब पर बहुत विवाद हुआ। उसको माना गया कि ये इस्लाम को बैड लाइट में दिखाती है। ईरान के आयतुल्ला ने सलमान रश्दी पर फतवा जारी किया। कई हमले हुए सलमान रश्दी के ऊपर, और एक वक्त लगने लगा कि अब ये पुरानी बात हो गई। सलमान रश्दी भी खुले में घूमते थे, जगह जगह जाते थे, अलग अलग देशों में जाते थे। ये न्यूयॉर्क में, शायद अमेरिका में किसी देश में, एक प्रोग्राम में स्टेज पर बैठे थे, और तभी भीड़ में से, ऑडियंस में से एक व्यक्ति कूद करके स्टेज के ऊपर चढ़ता है और उनके ऊपर चाकू से वार करता है, जिसमें उनकी एक आंख चली गई। जानलेवा हमला किया गया। ये मैं आपको कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि ये फतवा इतना मासूम फतवा नहीं है। इस फतवे का सीधा मतलब है कि अब बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप उनके खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों को उन पर हमला करने के लिए या उनको जायज़, उनकी जान लेने को एक जायज़ कदम ठहरा दिया गया है। इसका असर दुनिया भर में क्या होने जा रहा है, इस पर हमको बात करनी होगी। त्रिपाठी जी, देखिए, मुझे लगता है कि इस्लाम को लेकर और मुसलमानों को लेकर जो बड़े सवाल खड़े होते हैं, उसमें एक सवाल ये भी है। पहला तो यही है कि दुनिया को आप जो इस्लाम नहीं मानता है उसको आप काफिर मानते हो, यानी उसको धरती पर रहने का हक नहीं। और अक्सर ये कहा जाता है, कई लोग डिबेट में आकर कहते हैं, लेकिन उसका कोई सही जवाब नहीं दे पाते। भारत में तो बाकायदा इसकी मांग हो रही है कि ये शब्द पूरी तरह से इसको असंवैधानिक घोषित किया जाए, यानी कोई अगर ऐसी बात करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। ये तो पहली बात हुई। दूसरा क्या है, जब आप ये फतवा जारी कर रहे हैं तो दुनिया के हर हिस्से में बैठे हुए मुसलमान को आप एक तरह से हिंसा के लिए, हत्या के लिए, किसी को मारने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब वो कितनी बड़ी संख्या है जिसको आप प्रेरित कर रहे हैं, उसका अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया के 53-54 तो इस्लामिक देश हैं। भारत दूसरा सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, पाकिस्तान इस तरह, यानी इतनी बड़ी आबादी को आप एक तरह से वायलेंस में झोंक रहे हैं। लेकिन यहां एक बात ध्यान में देने की है कि ये डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो पहले से ही इस तरह के खतरे, इस तरह की धमकियां, इस तरह की जानलेवा हमले की चीजों से उनको बहुत, लेकिन मैं तो इस कॉन्फ्लिक्ट के चश्मे में ही देखता हूं। हाँ, लेकिन ये है कि ये खतरनाक है कि आप इतने लोगों को, उन सब को आप वायलेंस के लिए, हिंसा के लिए वो तैयार कर रहे हैं। अभी तक स्टैंड जो डोनाल्ड ट्रंप का, वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने इनको एक बहुत बुरी मौत से बचा लिया, आयतुल्ला को। और सही बात है, आयतुल्ला पर सीधा जानलेवा हमला नहीं किया गया इस लड़ाई के दौरान। अब ईरान से फतवा निकल रहा है ट्रंप के खिलाफ। अब ट्रंप तो ट्रंप है, फिर कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, आपने उदाहरण बहुत अच्छा दिया था सलमान रश्दी साहब का, जो सैटेनिक वर्सेस को लेकर जो सारी बात हुई। हालांकि अभी तो उसका पब्लिकेशन दोबारा से फिर हो रहा है, और उन पर हमला भी हुआ, उनकी आंख का बड़ा नुकसान हुआ था। अभी बहुत ताज़ा ही बात है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं, और वो इतने लंबे समय बाद हुआ। तो इसका मतलब कि वो लंबे समय तक भी उसका असर दिमागी तौर पर उनके जो मानने वाले लोग हैं उस पर रहता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, सलमान रश्दी नहीं, बिल्कुल एक तो बड़ी ताकत वो है। लेकिन
मुद्दा ये नहीं कि उन पर हमला होगा कि नहीं होगा, मुद्दा है कि ये जो फरमान जारी करना, ये फतवा जारी करना, एक वायलेंस के लिए आप लोगों को प्रवोक करना, वो खतरनाक मुद्दा है। और उस मुद्दे पर उससे एक रिलीजन जो है उस पर लोगों को मन में सवाल खड़े होते हैं। ये बड़ा मुद्दा है। मतलब बेंजामिन नेतन्याहू पर क्या होगा क्या नहीं होगा वो इशू नहीं है कि आप उन पर जाकर हमला कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। आज खानी कुर्सी में इतना ही। बहुत शुक्रिया करेंगे बहल साहब आपका, समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आए आप। कल फिर मुलाकात होगी आपसे।